नमस्ते दोस्तों, कैसे हो सब। आप सभी को स्वागत है मेरा YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। हेलो जी, गुड मॉर्निंग सभी को। जय हिंद। क्या हाल चाल? एकदम बढ़िया। जल्दी से बताइएगा, ऑडियो वीडियो एकदम क्लियर है? वेरी गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। ओके, हम लोग आ चुके हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग फिर से क्रांतिकारी जीवन जीने वाले हैं। एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। अभी बेटा है। चलिए जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। पासिस को याद करने की ट्रिक, कोई कंफ्यूजन हो रहा है यार? वैसे मैंने ना क्लास के अंदर बहुत अच्छे से करवाए थे स्टेट वाइज। क्या आप ऐसे याद करो, अलग अलग स्टेट वाइज याद करो, है ना? वैसे हमने करवाए थे। एक बार आप थोड़ा उसको दोबारा वीडियो को देखना। मैंने एक एक पास को करवाए थे। क्वेश्चन कब कराओगे यार? वैसे हमारा फाउंडेशन बैच है, क्वेश्चन के लिए तो आपको सर प्रैक्टिस बैच इनरोल करना पड़ेगा। मतलब जो हमारा लक्ष्य बैच है, या रात को जो स्पेशल क्लास होती है, या यूट्यूब पे क्लास होती है, उसको, ठीक है, उनको सबको करना पड़ेगा। ठीक है, चल तो शुरुआत करें। वो खेलो और जीतो वाला प्रोग्राम आपको पता है ना? सुबह 6 बजे उठ के आपको एक करंट अफेयर का क्विज देना है, और शाम को 6 बजे उसका रिजल्ट निकल के आएगा। तो हर बच्चा प्लीज ये क्विज जरूर लगाए। आप लोग मॉक जरूर दें, क्योंकि मॉक हर संडे होता है, कंप्लीट मॉक। तो जो भी बच्चा इनरोल्ड है, या जो बच्चा इस वीडियो को देख रहा है, प्लीज संडे को मॉक दिया करो। 4 बजे वाली क्लास, 4 बजे वाली क्लास यार अभी ना हमारी आज शेड्यूल नहीं है। मैंने बोल दिया कि शेड्यूल करने को, तो मोस्ट प्रोबेबली आज शेड्यूल हो जाएगी, आज नहीं तो कल हो जाएगी। हाँ, अनअकैडमी पर है, ये भी आप अनअकैडमी पर है, ये भी अनअकैडमी ऐप पर है, दोनों दीजिएगा। स्टैटिक जीके का हमारा कोर्स चल ही रहा है लक्ष्य बैच के अंदर। तो स्टैटिक के भी 2 क्लासेस हो गए डांसेस से रिलेटेड। आज क्लास में बोलूंगा, मे भी शायद आज रिलीज ना हो, ठीक है, लेकिन कल हमारी क्लास जरूर, मतलब आने वाली 4 से 5 दिन जो है हमारी क्लास स्टैटिक जीके की चलती रहेंगी। वो आज दिखा नहीं रहा है, मैं एक बार बोल देता हूँ, अगर आज पॉसिबल हो तो आज ही होगी 4 बजे। अगर आज 4 बजे नहीं हुई तो कल तो जरूर होगी, ठीक है? तो परेशान नहीं होना। वॉइस मिसमैच हो रही है क्या? हाँ जी, ऐसा है क्या? वॉइस इधर उधर जा रही है? नहीं जा रही है भाई, एक बार चेक करो यार, कौन कौन सी आवाजें पहुंच रही है तुम तक। ठीक है, ऑल क्लियर है? सर सोशल रिफॉर्म, सोशल रिफॉर्म में शुरुआत सोशल रिफॉर्म से ही करूं क्या, या थोड़ा सा पढ़ लें? आधा घंटा पढ़ लेते हैं, फिर सोशल रिफॉर्म कर लेंगे। सुबह सुबह एकदम मस्त मन रहता है। पहला क्लास में स्टैटिक जीके वाली 4 बजे होती है सर। मैं कोशिश करूंगी आज ही शेड्यूल हो जाए। अगर आज शेड्यूल नहीं हो तो कल तो शेड्यूल होगी। फरवरी तक हो जाएगा क्या? हो जाएगा मोहित। हाँ सर, रोज बच जाता है तो स्टार्टिंग में तो फिर उसमें खो जाएंगे क्या यार? मजा आता है हिस्ट्री से पढ़ने में, मजा आता है एकदम मस्त। ऐसा लगता है कि अच्छा अच्छा लग रहा है। नैन्सी, थैंक यू सो मच जी, बहुत सुंदर सी हैट पे अच्छी अच्छी बातें लिख के डेडिकेट की, थैंक यू सो मच। देखो, तो हम लोगों ने कल जब बातें की थी, एक बार सारे बच्चे अपने नाम सामने पी लिख कि हम आ गए हैं। मुझे दिखने चाहिए कौन कौन बच्चे हैं, या थम्स अप करके बता दो कि हम लोग आ गए। बहुत बढ़िया, थम्स अप करके भी बता सकते हैं, कोई इशू नहीं। चल देखो जी, हमने ना कल जब बात की थी, हम कल कहां तक पहुंच गए थे? हम सीआर दास तक पहुंच गए थे। सीआर दास तक पहुंच गए थे, फर्स्ट क्लास आनंद। ओके आनंद, कोशिश करेंगे क्लास के अंदर आपको आनंद की अनुभूति करवाएं। चले, तो अभी तक जो हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं, पहले उसका एक रिव्यू करते हैं। अगर हम मोटा मोटा से देखें तो 1905 से हमने अपनी क्रांतिकारी जीवन को देखना शुरू किया। हमने कहा सबसे पहले बंगाल का विभाजन होते हुए देखा, पार्टीशन ऑफ बंगाल। आप मुझे ना कमेंट सेक्शन में आंसर करते रहे कि पार्टीशन ऑफ बंगाल में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? वॉज द प्रेसिडेंट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल? हाँ जी, आंसर क्या होगा? एट द टाइम। सारे बच्चे आंसर लगाओ। सर एट द टाइम इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। उसके बाद जब मैं 1906 को देखता हूं, तो सर मैंने देखा 1906 के दौरान, 1906 के दौरान एक तो मुस्लिम लीग बनी। क्या बनी? मुस्लिम लीग। और जब भी मैं मुस्लिम लीग के बारे में बात करता हूं, तो यहीं पर मैं दादा भाई नेहरू जी का नाम भी लेता हूं। इनका कोई इनसे लेना देना नहीं है, लेकिन दादा भाई नेहरू जी उस इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। और यहां पर मैं 2-3 चीजों के ऊपर काम करता हूं, एक स्वराज के ऊपर काम करता हूं, एक बायकॉट के ऊपर काम करता हूं, एक नेशनल एजुकेशन के ऊपर काम करता हूं। ये सारी चीजें हमने पहले देखी हुई। उसके बाद आता है 1907। 1907 के बारे में जब हम बात करते हैं, तो मुझे समझ में आता है कि 1907 में हम लोगों ने पढ़ा था कि यहां पर होता है सूरत विभाजन, सूरत स्प्लिट। ये सूरत स्प्लिट बेसिकली है क्या? सूरत स्प्लिट के अंदर नरम और गरम एक दूसरे से अलग हुए। इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे सर? उस वक्त के अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष। ये भी हमें याद हो गया। उसके बाद सर जब मैं 1908 की तरफ बढ़ता हूं, तो 1908 में मुझे याद आता है अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस। अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस, और प्रफुल्ला चक्की वाला एक मुझे केस आता है, खुदीराम बोस का मुझे याद आता है। एक तो ये हो गया। उसके बाद 1909 में जब जाता हूं, तो पहली बार मुझे ये चीज समझ में आती है कि यहां पर मुस्लिम को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था। क्या दिया गया था? सेपरेट इलेक्टोरेट, मतलब अलग से आप लोग को, आप ही लोग वोट करेंगे, जिसको बोलते हैं मोरले मिंटो रिफॉर्म। मोरले मिंटो रिफॉर्म, ये बातें हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक बात। उसके बाद 1911 के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो हमें समझ में आता है
कि जो बंगाल का विभाजन था, पार्टीशन था, वो कैंसिल हो गया था। पार्टीशन और बंगाल कैंसिल हो गया था। सर इस वक्त इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष, बहुत बढ़िया, बहुत सही आंसर दे रहे हो। आंसर है बी एन धार। हमें सीधा सीधा याद रखना है। 2-3 चीजें इसमें और हम ऐड कर सकते हैं, जैसे कलकत्ता से दिल्ली कैपिटल मूव कर दी गई थी, हम लोग याद कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट हमने कहा दिल्ली दरबार 3 लगा था, दिल्ली दरबार 3 लगा था, ये हम सीधा सीधा याद कर लेते हैं। उस वक्त का वायसरॉय हार्डिनेस इंपॉर्टेंट है, तो याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट आता है 1912 में पढ़ा था दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस। दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस, इसमें हार्डिनेस को मारने का प्रयास किया गया था। दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस 1912 है। 1913 के बारे में बात करें तो गदर पार्टी, गदर पार्टी के फाउंडर आदमी कौन है? गदर पार्टी के फाउंडर आदमी कौन है, जल्दी से? हाँ, चांदनी चौक दिन सिंह। एक तो लाला जी हमें याद रहेंगे और दूसरे सोहन सिंह याद रहेंगे। लाला और सोहन सिंह ये दोनों याद कर लीजिएगा, एग्जाम में जो मिल जाए। हेडक्वार्टर इनका सैन फ्रांसिस्को था, सैन फ्रांसिस्को। ये हमने सारे पॉइंट पढ़ रखे हैं भाई, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा 1914 की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे हमें वो शिप याद आता है जिसका क्या नाम है, कोमागाता मारू जहाज, ये हमें याद आ गया। ये इंसिडेंट हुआ था जहां पे कनाडा में हम लोगों को उतरने से मना कर दिया गया था। इसके बाद जब हम वापस कलकत्ता लौट कर आए थे तो कौन सा ब्रिज पड़ा था, बुज ब्रिज, ठीक है। ये वेस्ट बंगाल वाला एरिया है जहां पर हमारी लड़ाई अंग्रेजों के साथ हुई थी, और सबसे पहला बंदा जो पंजाब पहुंचा था उसका नाम था करतार सिंह सराबा। करतार सिंह सराबा, ये हमें याद रख लेना है। इतना पॉइंट याद कर लेंगे। उसके बाद 1915 में अगर हम बात करते हैं, गांधी जी का आगमन होता है, गांधी जी का अराइवल होता है। अब जल्दी से बताओ, जब गांधी जी आए थे उस वक्त इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? गांधी जी आए थे उस वक्त इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जल्दी जल्दी, एसपी सिन्हा। वेरी गुड यार, कौन थे? एसपी सिन्हा, ये भी हम लोग को याद हो गया। अगर मैं 1916 के बारे में बात करता हूं तो सर ये वाला समय जो था वो समय था होम रूल मूवमेंट का। होम रूल लीग या होम रूल मूवमेंट, जो तुम्हें याद हो जाए। ये दो लोगों का नाम आता है, एक आता है एनी बेसेंट और एक आता है बाल गंगाधर तिलक, इनका नाम आता है। सर इनका प्रोग्राम अप्रैल में शुरू हुआ था, इनका प्रोग्राम सितंबर में शुरू हुआ था। 1916 की अगर हम बात करते हैं, 1916 के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इस सेशन के दौरान इसी को बोला जाता है लखनऊ पैक्ट। इस लखनऊ पैक्ट में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? प्रेसिडेंट कौन थे? ए सी मजूमदार। कौन थे? ए सी मजूमदार, ये भी हमें याद हो गया। आगे आ जाएगा 1917 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर पहली महिला अध्यक्ष बनी थी, फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बनी थी। कौन थी भाई? फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट आयरिश वुमन थी, नाम था एनी बेसेंट। नाम क्या था? एनी बेसेंट। सर एनी बेसेंट के द्वारा चलाए गए 2 न्यूज़पेपर कौन कौन से थे? एक का नाम था न्यू इंडिया और एक का नाम था कॉमनवेल्थ। क्या नाम था? कॉमनवेल्थ, कॉमनवेल्थ, ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाएगा सर, उसके बाद हम लोग बात करते हैं 1919 के बारे में। 1919 में जब हम जाते हैं तो यहाँ पर हमें रॉलेट एक्ट देखने को मिलता है, रॉलेट एक्ट देखने को मिलता है, हमें जलियांवाला बाग कांड देखने को मिलता है, जलियांवाला बाग देखने को मिलता है, और इसी के साथ हमें हंटर कमीशन देखने को मिलता है, हंटर कमीशन देखने को मिलता है, ठीक है जी। इतनी बात हमें समझ में आ गई। नेक्स्ट आ जाएगा 1920 के दौरान हम खिलाफत और नॉन कॉपरेशन को एक साथ देखते हैं, खिलाफत प्लस नॉन कॉपरेशन को हम लोग एक साथ देखते हैं। सही बात थी। खिलाफत मूवमेंट के अध्यक्ष कौन थे? ये तो अली ब्रदर्स ने शुरू किया था, अली ब्रदर्स वाज द फाउंडर, लेकिन इसके अध्यक्ष जो बनाया गया था वो गांधी जी को बनाया गया था। अध्यक्ष प्रेसिडेंट कौन थे? प्रेसिडेंट गांधी जी थे। प्रेसिडेंट जो थे वो कौन थे? वो गांधी जी थे। इतनी बात हमें क्लियर। नॉन कॉपरेशन के भी भाई जो मेन करता है वो यही थे। अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अपनी चरम सीमा पर था, लेकिन बात आती है 1922 फरवरी की बात। 5 फरवरी 1922 के अंदर एक कांड हुआ जिसका नाम क्या था? चोरी चोरा कांड, चोरी चोरा इंसिडेंट हुआ था। इसी इंसिडेंट के बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बंद कर दिया गया था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बंद कर दिया गया था कि भैया चलो बस हो गया, बंद करो इसको। जब बंद किया गया था तो गांधी जी उस वक्त किस जगह पर बैठे थे जहां से उन्होंने ऐलान किया था? बारडोली में, बारडोली में थे। ये मूवमेंट हमको समझ में आया। जैसे ही गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को स्टॉप कर दिया तो पार्टी में 2 विभाग बट गए, एक है चेंजर्स और एक है नो चेंजर्स। जो बदलाव चाहते हैं और जो बदलाव नहीं चाहते हैं, यहां से हमने पढ़ना शुरू करना है। बोलो जी, यहां तक की कहानी सबको क्लियर है? यहां पे हमें पढ़ना शुरू करना है, ठीक है। अब क्लियर? देखो जी, अभी हम जितने 2-3 दिन बात कर रहे थे ना, वो इन्हीं सब चीजों पे बात कर रहे थे। अब इन्हीं चीजों को मैं आगे लेके जा रहा हूं, ठीक है। चले आगे। देखो आज मैंने कुछ नोट्स भी इंक्लूड किए हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर नोट्स का इशू रहता है, तो मैंने नोट्स आज शामिल किए हैं। मैं दिखाऊं तुम्हें, देखो जी आ गए हैं नोट्स, ये है। अब तुम्हारे सारे नोट्स तुम्हें ऐसे मिलने वाले हैं, कंप्लीट नोट्स हैं। मैं आज नोट्स से भी पढ़ाऊंगा और कुछ लिख के भी बताऊंगा। देखो जी, एक एक करके हम लोग बात करते हैं, सारे नोट्स सब कुछ इन डिटेल। देखिए जी, पहले कहानी को थोड़ा मजा लेते हैं, कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। हम ये बोल रहे हैं, हाँ आज तुम्हारे नोट्स मिल जाएंगे, 1924 के आगे की सारी कहानियां आज शामिल है इसमें। देखो नोट्स में बताता रहूंगा, लेकिन फिलहाल तुम फील करो कि कहानी में कहना क्या चाहता हूं। कहानी में ये कहना चाहता हूं कि 1923 की बात है, जब हमारे कुछ नेता ये बोलने लगे कि हम लोग यार ये जो तरीका था ना गांधी जी का, ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बंद करने का, हम इसका साथ नहीं देते,
हम लोगों को अपना मूवमेंट चाहिए यार, ये क्या तरीका, एकदम आजादी आती आती तुमने मना कर दी, तो थोड़ा खफा हो गए। तो यहाँ पर सर हमें 2-3 नाम याद करने हैं। एक नाम है CR दास, दूसरा नाम है मोतीलाल नेहरू, और तीसरा नाम है अजमल खान। इन्होंने बोला यार हम लोग ना अपनी पार्टी शुरू करते हैं, छोड़ो सबका साथ, हम अपनी पार्टी शुरू करेंगे। और इन्होंने कहा कि अपन लोग पार्टी बनाएंगे और पार्टी बना के अंग्रेजों के बीच में जाएंगे, सीटें जीतेंगे और जीतने के बाद उनको रोक देंगे। ये तरीका इनका था। इन्होंने कहा कि भैया या तो हम उनको एंड कर देंगे या उनको मेंड कर देंगे। उनका बहुत बढ़िया। तो ये सब लोगों ने क्या किया, ये सब लोग जिन्होंने पार्टी बनाई, इस पार्टी का नाम रखा स्वराज पार्टी। इसी पार्टी को कभी कभार हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, इसी को बोलते हैं कांग्रेस खिलाफत पार्टी। कांग्रेस से रिजाइन करके चले गए थे, तो कांग्रेस खिलाफत पार्टी हम लोगों ने बना ली। और इनका मेन एजेंडा क्या था, इनका मेन एजेंडा था कि हमें सीटें कब्जानी है और सरकार के अंदर घुसना है। हाँ, ये वही वाला सरकार के अंदर जाना है। इसने कहा ठीक है। तो इनका क्या प्रोग्राम था कि हम लोगों को एंट्री करनी है किसके अंदर, लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर, कि भाई काउंसिल में जाएंगे, अगर कोई बिल पास करने की कोशिश के बीच में नहीं जाने देंगे। लैग आ रहा है क्या, लैग आ रहा है? एक सेकंड, नेट चेक करें कौन सा नेट चल रहा है। यार नेट तो मेरा सही चल रहा है, ठीक है अभी, ठीक है चलो। तो इन्होंने कहा लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर जाएंगे। कह रहे कोई बात नहीं। कह रहे तुम्हारी इलेक्शन है कब? कह रहे हमारी इलेक्शन है नवंबर 1923 में है, तो हम लोग इलेक्शन का इंतजार कर रहे हैं, इलेक्शन करेंगे तो जीतेंगे। तो इलेक्शनों में ये जो स्वराजिस्ट थे, इन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। इन्होंने 42 सीट्स के ऊपर जीत हासिल कर ली आउट ऑफ 141। तो ये तो काफी। सर आवाज की प्रॉब्लम हो रही है, एक बार सारे बच्चे रिपीट करो कि आवाज की और वीडियो की कोई प्रॉब्लम हो रही है क्या? आज लैग का इशू हो रहा है, एक बार सारे बच्चे बताना। लैग हो रही है, लैग हो रहा है। एक मिनट, नेटवर्क चेंज करूं मैं? आवाज प्रॉब्लम है, एक सेकंड हटाओ इसको। आवाज क्लियर है? एक आवाज वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। आवाज क्लियर नहीं है, ये क्या इशू है भाई आज? एक मिनट रुक जाओ, आप देखो। एक सेकंड। हाँ जी, अब करना। अब भी नहीं आ रही क्या? नहीं आ रही है, एक मिनट। जल पूरा हिल गया। अभी बताना आवाज, ठीक है? अभी आवाज बताओ। नहीं आ रही है भाई, कुछ लोचा हो गया क्या? तो यहाँ से भी हट गई है और वहां से भी कट कट के आ रही है क्या? अरे रिफ्रेश कर लूं मैं? रिफ्रेश करूं? एक मिनट, रिफ्रेश कर लेता हूं। अभी सही है? अभी सही है? अब क्लियर एकदम? नहीं क्लियर, एक मिनट जरा मैं रिफ्रेश करता हूं, एक मिनट। हाँ अब चेक करो एक बार, अब ठीक है? अभी ओके? ऑल ओके? वीडियो वगैरह ठीक है, मस्त है, ठीक है। देखो जी, अब हम बात करें कि नवंबर 1923 की बात है, स्वराजिस्ट वाला प्रोग्राम चल रहा था। इन्होंने कहा अपने पास आ गई हैं सीटें। अब सीटें लेंगे, बस शुरू में देखो सब लोग ना अगेंस्ट होते हैं, सर 45 आउट ऑफ 145 सीटें, ठीक है? नहीं, 42 आउट ऑफ 141 सीटें हैं, जब प्रोविंशियल सीट सेंट्रल की मैं बात कर रहा हूँ। तो जब इनके पास सीटें आई, शुरू में काफी लोग इनके खिलाफ थे। एग्जाम्पल के तौर पर गांधी जी शुरू में इनके फेवर में नहीं थे। वही है भाई, चिन्ह में वही है। दोबारा रिपीट करता हूँ, देखो यहाँ पे हमने कहा कि 2-3 लोगों का नाम लेता हूं। सबसे पहले एक है CR दास, एक है मोतीलाल नेहरू और एक है अजमल खान। इन तीनों ने बोला कि हम लोग जो है अपनी पार्टी अलग बना रहे हैं। यार क्या इशू चल रहा है आज, ये लैग क्यों आ रहा है बार बार? वॉइस ब्रेक हो रही है, लैग आ रहा है, मैं तो कुछ चेंज ही नहीं किया। अभी देखो यार, अब तो मैंने सारा सिस्टम ही चेंज कर दिया, सारा सिस्टम ही चेंज कर दिया। खत्म, टाटा बाय बाय। अभी देखो वीडियो इज ओके बट वॉइस 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 का अभी भी इशू है।
यार क्या इशू आ रहा है वॉइस का, मुझे समझ नहीं आ रहा चक्कर क्या चल रहा है वॉइस का, जबकि रोज यही माइक हम लोग यूज करते हैं। एक मिनट रुक जाओ, फिर मैं ना सबसे इजी तरीका है कि हम लोग लैपटॉप का स्पीकर यूज करते हैं। बस एक मिनट रुक जाओ। चेक करो। अब ये सबसे दी बेस्ट तरीका जो है, जो मैंने यूज किया अभी, इससे अच्छा कैमरा ना तो माइक वाला यूज कर पाऊंगा सिस्टम। यार वॉइस क्यों नहीं आ रही है भाई? अभी देखो यार, एक सेकंड चेक करने दो। हाँ जी, अभी चेक करिएगा, मेरी आवाज आप लोगों तक आ रही है? अब देखो, रिवीजन टाइम में सब क्लियर था। यार ये तो ना बड़ी दिक्कत वाली बात है, बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात है। बिना आवाज के मैं कैसे पढ़ाऊंगा? आवाज तो सबसे ज्यादा जरूरी है। वॉइस आ रही पर हैंग हो गया। माइक ठीक है, बहुत मिसमैच हो रहा है। नजर लग गई क्या हम लोगों को? मुझे 2 मिनट दोगे? नेटवर्क का इशू है, मैं जगह बदल लूं? एक मेरे पास लास्ट ऑप्शन है कि अब मैं घर के दूसरे कोने में चला जाता हूँ, ठीक है, घर वालों के बीच, क्योंकि ये वाला नेटवर्क अलग है। अभी एक बार अभी बताओ, आवाज क्लियर है? वॉइस साउंड लाइक भोजपुरी रिमिक्स सॉन्ग ऐसा वाला। एक सेकंड चलो, मैं लोकेशन चेंज करूं। चलो एक सेकंड, मैं लोकेशन चेंज कर। हाँ जी, एक बार आप बताओ जरा क्या हिसाब है अब एकदम क्लियर? ऑल क्लियर, परफेक्ट। ठीक है, तो अब मैंने एकदम पूरी जगह ही बदल दी है, तो मैंने एकदम लोकेशन चेंज। आई थिंक कुछ नेटवर्क का इशू है, अगर यहाँ पे क्लियर आ रहे हैं तो, है ना? नेटवर्क का आई थिंक कुछ इशू होगा। और आज मुझे बोला गया था कि आपकी क्लास ये यूट्यूब पर जा सकती है। आज ही गड़बड़ होगी। उस जगह पर कोई भूत था? अच्छा चलो ठीक है, आ जाओ। तो हम लोग जो हैं अब वापस से स्वराज पार्टी शुरू करते हैं। देखो जी, मैंने कहा स्वराज पार्टी में फटाफट से खत्म करता है आज, मुझे 2 चैप्टर में टॉपिक बढ़िया बढ़िया से करवाने। मैंने प्लीज एक डाउट देख लीजिए। अब मैंने बोल के ना, मतलब साथ में मेरा बेबी सो रहा था, बेबी को उठा दिया, बेबी की लोकेशन चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है सर? बाय एनी चांस यूटी? अरे नहीं, जगह बदल, अलग 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 अलग, टेंशन मत लिया। हाँ, डाउट लास्ट में ले लो, ये डाउट और ग्रीन ग्रीन ही दिखता है। हमने बोला कि सीआर दास, मोतीलाल नेहरू, अजमल खान, ये तीनों लोग जो है स्वराज पार्टी की शुरुआत करने में आगे बढ़ गए कि अपन तो चले, अपन ने स्वराज पार्टी बनानी है, बात खत्म। अब इन्होंने क्या बोला कि हम लोग जो है एंट्री करेंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर, और हम लोगों को ही स्वराजिस्ट बोलते हैं क्योंकि हम लोगों ने स्वराज पार्टी की शुरुआत की। तो हम लोग जाएंगे स्वराज पार्टी बनाने लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर, और सारी जो अंग्रेजों की ड्रामा चलाने को रोक देंगे। और जितने अलग लोग हैं, जैसे सी राजगोपालाचारी, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, अंसारी भाई साहब, इनको बोला नो चेंजर। कह रहे हम लोग तो वही है कि अपना आश्रम बनाएंगे, लोगों को एजुकेट करेंगे, अपना तरीका ये होगा। इन्होंने कहा स्वराजिस्ट जो है एंट्री करेंगे, उनको रोक देंगे। करेक्ट, ठीक बात। तो सीआर दास, मोतीलाल नेहरू, इन्होंने रिजाइन किया कि अपन लोग तो कर रहे हैं रिजाइन, और नई पार्टी बनाएंगे, एक बनेगा प्रेसिडेंट और दूसरा बनेगा सेक्रेटरी, मजा आएगा। तो ये कौन बने? ये बन गए प्रेसिडेंट, और मोतीलाल नेहरू क्या बन गए? सेक्रेटरी बन गए, और अपनी नई पार्टी बनाई। इसी का नाम क्या रखा गया? कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी। यही आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है। इसका निर्माण 1923 में किया गया। डन। अब सिंपली इसको स्वराजिस्ट पार्टी बोल दो या कांग्रेस खिलाफत पार्टी बोल दो, वो तुम्हारी मर्जी है। सीआर दास प्रेसिडेंट है, मोतीलाल नेहरू एज आ सेक्रेटरी के पद पर काम कर रहे हैं। सही है, हिंदी वाले बच्चे यहां से पढ़ सकते हैं। आगे आ जाओ। अब मेरी बातें सुनते जाना, ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं, जो मैं बता रहा हूं वो पढ़ना। स्वराजिस्ट ने बोला कि हम लोग इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। कांग्रेस कह रही पक्का, कह रहे हाँ इलेक्शन लड़ेंगे, उनको रोक देंगे। शुरू में जब इन्होंने इलेक्शन के बारे में बात करी, गांधी जी ने शुरुआती समय में इनको कर दिया अपोज कि भाई मत जाओ, ठीक है भाई मत जाओ, तुम्हें ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, तुम आराम से बस हमारे साथ रहो, हम देखो तुम्हें आजाद दिलवा देंगे। और जबकि तो गांधी जी से खफा थे ना, गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बंद किया था, तो बंद करने के खिलाफ इन्होंने कहा था कि हम अपनी पार्टी बना के जा रहे हैं। अब इन्होंने प्रपोजल जो एंट्री करने की इसको मना कर दिया था, लेकिन बाद में, ठीक है, जब ये जेल में बंद थे, हेल्थ ग्राउंड में 924 में जब इनको बाहर निकाला गया, तो धीरे धीरे थोड़ा फेवरेबल कंडीशन में आ गए। चलो ठीक है कर लो। इन्होंने 42 सीट्स आउट ऑफ 141 सीटें जीत ली। अब इतनी सीटें जीतने के बाद इनके पास थी क्लियर मेजोरिटी प्रोविंशियल असेंबली के अंदर जाने की। दोबारा रिपीट करते हैं,
स्वराज पार्टी बनाई 23 के अंदर, कुछ लोग जो है इनके खिलाफ थे, कुछ लोग इनके खिलाफ होने के बावजूद भी इन्होंने कहा हम पार्टी बनाएंगे, इलेक्शन लड़ेंगे, और इलेक्शन में 42 सीटें कब्जा कर ली, ठीक है, 141 के अंदर से। जब ये सीटें इनके पास आ गई तो इनके पास क्लियर मेजोरिटी थी, तो जो लोग इनके शुरू में खिलाफ थे वो कह रहे चल यार साथ दे ही देते, तो धीरे धीरे वो भी इनके साथ आ गए। अब ग्रेजुअली जो है स्वराज पार्टी अपने चरम पर जाकर डाउनफॉल की तरफ आने लगी। क्यों? क्योंकि 1925 में सीआर दास की डेथ हो गई। भाई ये अहम बंदा है ना स्वराज पार्टी का, अगर इस बंदे की डेथ हो जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है स्वराज पार्टी धीरे 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 वीक होने लगी। ऊपर से ये भी कहा जाता है कि जो स्वराजिस्ट की पोजीशन है वो कमजोर होने का कारण इसलिए है कि बहुत सारे दंगे भड़क गए थे, इनमें विभाजन हो गए थे, तो इसको मैं ज्यादा तवज्जो नहीं देना है, लेकिन बस ये ध्यान रख लीजिएगा कि 1925 में सीआर दास की डेथ के बाद पार्टी कमजोर हो गई। अब जब ये पार्टी बनी, ठीक है, इस पार्टी ने कुछ किया कि नहीं किया, अब सवाल इस चीज का उठता है कि पार्टी बनाई, चलो सीआर दास की डेथ हो गई 1925 में, इन बिटवीन सीआर दास की पार्टी ने क्या किया? ठीक, तो पहली बात 1930 में स्वराजिस्ट ने कहा भैया हम चलते हैं यहाँ से, अब हमारी मनोकामनाएं पूर्ण हो गई हैं, तुमने लाहौर के अंदर पूर्ण स्वराज की बात की, चलो अपना काम हो गया पूरा। अब इस पार्टी ने किया क्या? यहाँ पे आओ, ये है इनकी अचीवमेंट्स। देखो 2 अचीवमेंट आपको याद रखनी है स्वराज पार्टी की। सबसे पहली क्या है? हमने कहा वित्तल भाई पटेल को इन्होंने स्पीकर के पद पर नियुक्त कर दिया, कि वित्तल भाई पटेल भारत का पहला ऐसा बंदा था जो स्पीकर के पद पर बैठा। ये क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट आता है कि हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ इंडियन जो सेंट्रल असेंबली में नियुक्त किया गया, तो वित्तल भाई पटेल पहला, 1925 की बात। दूसरी बात सर, एक ना पब्लिक सेफ्टी बिल चल रहा था, ठीक है, वैसे तो ट्रेड बिल भी है लेकिन फिलहाल पब्लिक सेफ्टी बिल याद रखो। पब्लिक सेफ्टी बिल आया था 1928 में, इसको रोकने में इनका अहम रोल था, हराने में। दूसरा, ये वाला वही टाइम था जब भगत सिंह और बक्वेश्वर दत्त ने असेंबली में भैरव को सुनाने के लिए बम फेंका था, तो ये वही वाला बिल था। तो 2 अचीवमेंट मुझे याद आ गई, ये 2 अचीवमेंट याद आ गई। अब मैंने क्या क्या पढ़ा, चलो सारे बच्चे आंसर लगाओ। मैंने कहा स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई? कमेंट सेक्शन में आंसर। व्हेन वाज स्वराज पार्टी फॉर्म्ड? तो आंसर क्या लगा के आऊंगा? व्हेन वाज स्वराज पार्टी फॉर्म? तो आंसर होगा 1923। पहला सवाल, स्वराज पार्टी के 3 मेजर लीडर के नाम बताइएगा। एक है सी आर दास, एक है मोतीलाल नेहरू, और तीसरा, जल्दी से, तीसरा क्या होगा? अजमल। तीसरा क्या होगा? अजमल का। ठीक है भाई, ये बात याद रख लोगे। अब मैं ये कहता हूं कि 1925 में अपना पहला स्पीकर आया, हु वाज द फर्स्ट स्पीकर, जो अपना बंदा स्पीकर के पद पर बैठा, कौन था? वित्तल भाई पटेल। कौन था? वित्तल भाई। दूसरा, इन्होंने 1928 में एक बिल को डिफीट कर दिया था, वो बिल कौन सा था? एक बिल को डिफीट कर दिया था, उस बिल का नाम क्या था सर? उस बिल का नाम था पब्लिक सेफ्टी बिल। ये हो गई, हमारा बिल भी हो गया। अगर मैं ये कहूं कि सीआर दास की डेथ कब हुई, तो साल कौन सा होगा? व्हेन वाज सीआर दास डाइड? आंसर क्या होगा सर? 1925। भाई सबको समझ में आ गया अच्छे से? आगे चलूं मैं। अब जो नो चेंजर वाले थे, जिनको हमने कहा भाई तुम भी आ जाओ पार्टी के अंदर, उन्होंने कहा भाई हमारा करने का तरीका एकदम अलग है, तो अपने को बोला जाता नो चेंजर। तो इन्होंने क्या बोला? इन्होंने कहा यार हम लोग ना आश्रम बनाएंगे, हम लोग आश्रम बनाएंगे, हम यंग यंग लोग, औरतें, लोअर कास्ट, अपर कास्ट, सबको एक साथ लाएंगे, चरखा और खादी के ऊपर काम करेंगे, हम अपना जीवन ऐसे व्यतीत करेंगे। ठीक बात। दूसरा, इन्होंने बोला कि स्कूल कॉलेजेस को हम सेटअप करेंगे ताकि अपने स्कूल कॉलेजेस हो, अंग्रेजों के यहाँ ना पढ़ने की जरूरत पड़े। उसने कहा ठीक बात। तीसरा, इन्होंने क्या बोला कि हम हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए काम करेंगे, कि सब लोगों को एक साथ रखेंगे। हमने कहा ठीक। अनटचेबिलिटी रिमूव करेंगे, हमें बहुत बढ़िया। फॉरेन के जो भी कपड़े आ रहे हैं उनको भगा देंगे। ठीक है। फिर गांधी जी वैसे तो नो चेंजर में काउंट होता है, लेकिन वो उनका भी सपोर्ट कर रहे थे। तुमने देखा ना, बाद में गांधी जी इनिशियली तो मना कर रहे थे, मैं नहीं आ रहा हूँ, लेकिन बाद में जब थोड़ा सा देखा, चल ठीक है यार तुम भी अच्छा कर रहे हो, ऐसा वाला था। उसके बाद कंस्ट्रक्टिव वर्क किया था कि हम अच्छे से सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट काम करेंगे, एक्टिव ऑर्गेनाइजर बनाएंगे। तो हमने देख रहे हैं इनका बेसिकली काम क्या था कि अपने में ही इंप्रूवमेंट करना है, अपने में इंप्रूव, आश्रम बनाओ, हिंदू मुस्लिम को एक साथ जोड़ो, फॉरेन के सारे कपड़ों को आग लगा दो, उनकी शराब कोई नहीं पिएगा, अनटचेबिलिटी को भगा देंगे, ये वाला सारा प्रोग्राम। ठीक है, अब आगे चलते हैं। भाई सबको समझ में आ रहा है अच्छे से मैं क्या बात कर रहा हूँ? बहुत क्लियर है। अब एचआरए की शुरुआत हमने कहा 1923 में। सर यही पीडीएफ लास्ट तक रहेगी ना प्रिंटेबल फॉर्म में, या अलग से देंगे? यही रहेगी। अब गांधी जी तो ना हेल्थ इशू से बाहर आ गए थे। गांधी को 6 साल की सजा हुई थी जब वो चौरा चोरी वाले कांड हुआ था, लेकिन हेल्थ इशू की वजह से गांधी जी बाहर आ गए थे जेल से, ये हम याद रखेंगे। अब एचआरए, हम रेवोल्यूशनरी ग्रुप की बात करें। हमने कहा 1923 में स्वराज पार्टी बनी, स्वराज पार्टी इन 1923। अब हमारे पास आता है एचआरए। व्हाट इज एचआरए? एचआरए का मतलब है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। अब ये एसोसिएशन का गठन कैसे किया? ये लोग हैं क्रांतिकारी, जैसे हमने 3 पढ़ा था ना, एक है नरम दल, गरम दल और एक है क्रांतिकारी जीवन, तो एक क्रांतिकारी जीवन शुरू हो गया। एचआरए वालों ने बोला कि हम लोग अक्टूबर 1924 में कानपुर के अंदर एक संगठन बना रहे हैं। इस संगठन में कुछ लोग शामिल हैं जैसे राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी, सचिन सान्याल। ज्यादातर एग्जाम में सचिन सान्याल और राम प्रसाद बिस्मिल का नाम आता है। हमने क्या बोला? एचआरए की स्थापना कानपुर के अंदर 24 में हुई, और इसमें कुछ लोगों का नाम जो आपको याद करना है, उसमें से राम प्रसाद बिस्मिल और सचिन सान्याल। वैसे चंद्रशेखर आजाद भी इन्हीं से जुड़े हुए हैं, तो वो भी आप याद कर सकते हैं। अब एचआरए बन गया। एचआरए बनते सब लोग बैठे प्लान कर रहे हैं। हाँ जी, तो फिर क्या प्लान है आप लोगों का? कह रहे यार अंग्रेज ना बड़े अजीब किस्म के लोग हैं, इनको सुनाने के लिए अपने कोई कांड करने की जरूरत है, जिनसे इन बहरों के कान में कुछ
आवाज आनी शुरू हो। उसने कहा करते हैं, तो इन्होंने काकोरी रोबरी किया। काकोरी रोबरी कब की बात है? अगस्त 1925 की बात है। 24 में बना, 25 में कांड कर दिया। 25 में क्या किया इन्होंने, एचआरए वाले लोगों ने काकोरी के अंदर रोबरी करी। काकोरी क्या है? काकोरी में एक डाउन ट्रेन काकोरी में लूट ली। ये कह रहे थे, सब आपस में बात करें, भाई ये पैसा लूटना सही रहेगा क्या, हम लोग लुटेरे तो नहीं? तो कहा यार अपना ही तो पैसा है, जो अंग्रेज लूट कर ले जा रहे थे, तो अपना ही पैसा वापस ले रहे हैं, तो ये तो कल्याणकारी जीवन हुआ ना, तो कर लो। तो इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने लखनऊ के पास काकोरी में एक डाउन ट्रेन को लूट लिया। सारा ऑफिशियल जो पैसा था वो अल्टीमेटली हमारा ही था, हमने पैसा वापस लिया, पैसा दो, पैसा वापस दो। तो पैसा लूट कर ले गए, जिसमें से 17 लोगों को जेल हुई और 4 लोगों को उम्र कैद, जिसमें बिस्मिल, अश्वगुल्ला, रोशन सिंह और राजेंद्र लहरी। ये मुझे याद रखना है, ये कौन लोग हैं जो किससे जुड़े हुए हैं? ये काकोरी रोबरी से जुड़े हुए। 23 में स्वराज पार्टी बनी, अच्छा काम करा, उन्होंने सरकार के अंदर घुसे और वल्लभ भाई पटेल को अध्यक्ष बनाया, और दूसरा पब्लिक सेफ्टी बिल को रोक दिया। हमने कहा बहुत बढ़िया। दूसरा एचआरए ने क्या किया, अक्टूबर 24 में पैसा कहां गया, तुम अपने खाता देखो, खाते में कुछ पैसा आया होगा। अरे सामान खरीद लिया उन्होंने, पिस्टल विस्टल इधर उधर दबा दिया, जितना यूज कर पाए कर लिया, बाकी इधर उधर एडजस्ट कर दिया। ठीक है, पब्लिक सेफ्टी बिल अंग्रेजों की तरफ से लाया गया था, हमारे लिए अच्छा नहीं था। तो काकोरी कांड में एचआरए ने बोला कि अपन लोग ट्रेन लूटेंगे, ऑफिशियल पैसा चुराएंगे, और पैसा चुराने के बाद जो भी हम सामान खरीद सकें, हम न्यूज़पेपर पब्लिश करने हैं, जर्नल पब्लिश करने हैं, लोगों के हित के लिए कुछ करना है, बंदूकें खरीदनी, वो सारा इसी पैसे से तो आएगा। ठीक है, तो 4 को उम्र कैद की सजा, बिस्मिल, अशफाकुल्लाह, रोशन और राजेंद्र लहरी, इनको साइड करो, 17 लोगों को जेल हो गई। अब पुराना ऐसा भयानक दृश्य क्रिएट कर दिया इन लोगों ने कि अंग्रेज कह रहे अगर कोई हमारे पैसे को हाथ लगाए, और जबकि पैसा हमारा था, जबरदस्ती कि वो कह रहे हैं हमारा पैसा लूटने का जो है, हाँ फांसी हुई थी, मतलब लाइफ इंप्रिजमेंट का मतलब कि उम्र भर के लिए इनको डाल दिया गया और फिर फांसी हो गई। तो इनको बोला गया कि भाई अब तो ये एक्टिव आ गए, अब सारे क्रांतिकारी इधर उधर छुपते घूम रहे। तुमने देखा होगा मूवी में भी कि सब लोग ऐसे कि बच के रहना है, अभी पकड़े नहीं जाना, अभी मामला गर्म है, इधर उधर एडजस्ट हो जाओ, तो वो एडजस्टमेंट का काम चल रहा था। आ गया ये। अब एचआरए बना था, एचआरए के सारे लीडर इधर उधर हो गए। 4 मेन लीडरों को इन्होंने इंप्रिजमेंट कर रखा है, 17 को जेल में डाला हुआ है, 4 को फांसी की सजा सुना दी। अब बाकी लोगों ने क्या किया यार, बाकी लोगों ने छुपते छुपाते, अब मामला एक और स्टेप आगे आ गया। अब बना है HSRA, ये जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन था, ये हिंदुस्तान HSRA होगा, HSRA होगा, सोशलिस्ट वर्ड आएगा। ठीक है यार, इस बैच में हिस्ट्री कराओगे, जियोपॉलिटिक्स कब कराओगे? तो देखो यार, अभी तो जो बैच चल रहा होगा ना उसी में कंप्लीट करेंगे, जैसे जैसे हमारा शेड्यूल सेट है ना उसके हिसाब से चलती रहेंगी क्लासेस। जैसे अब ये हिस्ट्री चल रहा है तो पहले हिस्ट्री चलेंगी, उसके बाद बायो होगा तो ये वाला, वो वाला जो हो चुका है वो बाद में रिपीट होगा। ठीक है, उसका आप रिकॉर्डेड फॉर्म में भी देख सकते हो। तो हमने कहा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA, फिरोज शाह कोटला में सितंबर 1928 को इन्होंने कहा कि आओ सब दोस्तों इकट्ठे हो जाओ, अब हमें 3-4 साल हो गए हैं, मामला थोड़ा ठंडा पड़ गया है। इसी के अंदर हम लोग भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, आजाद, इन सबको एक साथ देखते हैं। जैसे मूवी में देखा होगा कि तुम्हारा मकसद क्या है, मेरा मकसद है लड़ना, लड़ना आजादी नहीं दिलवाएगा, नहीं, फिर वो चाकू पकड़ लेता, खून टपकता दिखाई देता अजय देवगन के हाथ से, तो वही वाला सिनेरियो है। तो हमने क्या बोला, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन फिरोज शाह कोटला सितंबर 1928 में बनी। इसके लीडर कौन कौन है? चंद्रशेखर आजाद एक, ठीक है, इन्होंने HSRA नाम रख दिया, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, भगवती चरण वोरा, ये सारे लोग, ठीक है, ये सारे लोग, तो ये सारे लोग HSRA के अंदर आ गए। अब ये कह रहे यार हम भी क्रांतिकारी जीवन जीना चाहते हैं, और ये तो सारे स्कूल कॉलेज में देखा ही था ना, अंग्रेजों को बैट बैट से लट वट फोड़ के सर आए थे, तो वैसे वाले लोग थे। तो इसके बाद इनको मौका कब मिला? इनको मौका मिला जब साइमन कमीशन आता है। साइमन कमीशन बारे में बात करूंगा पूरे अच्छे से। इन्होंने जो HSRA के लोग थे, इन्होंने सॉन्डर्स की हत्या कर दी। सॉन्डर्स कौन था? अगर तुम्हें याद हो तो साइमन कमीशन जब भारत आया था तो एक आदमी था सॉन्डर्स, जिसने आदेश दिया था कि जाओ लठ बरसाओ। तो ऐसी लठ जब बरसाए जा रहे थे तो लाला लाजपत राय को लठ लग गया था, और वही लगने से उनकी मृत्यु हो गई थी। तो यहाँ पर हमारे क्रांतिकारी लोग जो हैं वो भड़क गए थे, कह रहे मारेंगे इसे। तो यहाँ पर डेथ ऑफ शेरे पंजाब लाला लाजपत राय ड्यू टू द लाठी ब्लो, लाठी लगने से इनकी डेथ हो गई थी। एंटी साइमन कमीशन का गाना गा रहे थे, क्योंकि साइमन गो बैक, क्योंकि साइमन में एक तो ना तो अपना इंडियन एक, और वो आए थे 1919 को रिव्यू करने, तो हमें लगा यार ये तो गड़बड़ से चल रहा है। ठीक है, तो हमने कहा अक्टूबर 1928 के अंदर साइमन कमीशन का, एंटी साइमन कमीशन का हम नारे लगा रहे थे, वहीं लाला लाजपत राय को जो लठ है या लाठी लगने से उनकी मौत हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे इंडिविजुअल असैसिनेशन का इन्होंने प्लान बना लिया। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, ये थोड़ा उल्टा लिखा हुआ है, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इन्होंने बनाया प्लान कि हम लोग इस बंदे को निपटाने वाले हैं, और इन्होंने क्या कर दिया, सॉन्डर्स को मार दिया। ठीक है, सॉन्डर्स को मार दिया, बट दे हैड मिस्टेकन द सॉन्डर फॉर द सुप्रीटेंडेंट ऑफ पुलिस जेम्स स्कॉट, लेकिन सॉन्डर्स को इन्होंने मार दिया। अब ये कहानी लास्ट में रिलेट करूंगा। अभी इन्होंने क्या कर दिया, निपटा दिया। ठीक, तो जैसे ही इन्होंने निपटाया, हाँ वो फ्रीडम चाहिए थी ना, हाँ देखो तुमने देखा साइकिल पे चुपके से गन लेके बैठे होते, वो मूवी याद करो, तो वो वाला सिनेरियो। अब आते हैं एक बार साइमन कमीशन के ऊपर। HSRA अभी चल रहा है, मैं एक बार साइमन कमीशन पे आना चाहता हूँ थोड़ा। कहाँ है मेरा साइमन कमीशन? ये रहा, देखो एक बार मैं वापस आ रहा हूँ क्योंकि एक बार साइमन कमीशन को रिलेट करना है। देखो हमने कहा अपॉइंटमेंट हुआ है इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन, इसी को हम क्या कहते हैं, साइमन कमीशन कहते हैं। हमने क्या बोला,
अपॉइंटमेंट हुआ है इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन का, इसी को साइमन कमीशन कहते हैं। साइमन कमीशन का जनरली गठन जो है जब गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1919 आया था, इसी एक्ट को रिव्यू करने के लिए इस कमीशन का गठन किया था। वैसे तो ये बोला गया था कि साइमन कमीशन 10 साल बाद आएगा और फिर इसको चेक करेगा, लेकिन इन्होंने 2 साल पहले ही साइमन कमीशन को भेज दिया। डन। हमने कहा जो साइमन कमीशन है इसके अंदर सारे के सारे मेंबर अंग्रेज, और कितने मेंबर? 7 मेंबर, और सातों के साथ अंग्रेज। बिल्कुल, ये साइमन कमीशन को हमने क्या बोला? इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन, ये बात भी होगी। इसके चेयरमैन के रूप में जिसको नियुक्त किया गया था उसका नाम था सर जॉन साइमन, तभी तो नाम पड़ा साइमन कमीशन। साइमन कमीशन का गठन जो किया था ब्रिटिश सरकार ने किसके अंडर में? स्टैनली बेल्डविन जो उस वक्त का प्राइम मिनिस्टर था उसके अंडर में किया। कब की बात है? नवंबर 8, 1927 की बात है। मैं रिपीट करूंगा सारी चीज। ये भारत के अंदर जब हम बात करते हैं कि उस वक्त इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, तो अंसारी भाई साहब थे। रिपीट किया जाए इधर, अब तुम मेरे साथ बोलोगे। हमने कहा साइमन कमीशन जो है, साइमन कमीशन जो है इसका निर्माण जो हुआ था वो नवंबर 1927 में हुआ था, पहला सवाल। ये क्यों बनी थी? कह रहे हम ना गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1919 में जो काम हुए थे उसको जांच करने के लिए इसको बनाया गया था, लेकिन अपने समय से 2 साल पहले आ गया था। हमने कहा कोई बात नहीं। हमने अभी ब्लैट के बारे में पढ़ा था जो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर उसके अंडर में था। जब साइमन कमीशन बनी तो इसके अंदर कुल सदस्यों की संख्या 7 थी, कि टोटल मेंबर कितने होंगे भैया? 7 मेंबर थे। इन 7 के 7 मेंबर में सारे के सारे अंग्रेज। अब क्वेश्चन देखो क्या बना, कह रही साइमन कमीशन के अंदर 7 मेंबर अंग्रेज हैं। ये बात कही किसने कि भाई कोई इंडियन को शामिल मत करो? क्यों बोला ये बात? तो उस वक्त का वॉइसरॉय नाम है इरविन। क्या नाम है? इरविन। इरविन ने ये बात बोली थी कि साइमन कमीशन के अंदर कोई भी इंडियन नहीं होना चाहिए। जब साइमन के बारे में बात बोली तो हमने आते क्या लगा दिया था? साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, ये नारे लगा दिए कि वापस जाओ भाई, व्हाइट कमीशन है, भारतीय एक भी नहीं है, निकलो यहाँ से। तो जब साइमन गो बैक का नारा दिया गया था तो एक सवाल ये बनता है कि साइमन गो बैक का जब नारा दिया गया तो ये नारा दिया किसने था? हु गेव द नारा ऑफ साइमन गो बैक? तो जब हम साइमन गो बैक का नारा सुनते हैं ना तो बहुत सारे बच्चे आंसर लगाते हैं लाला लाजपत राय। आंसर क्या लगाते हैं? लाला लाजपत राय। लेकिन एक्चुअल में आंसर क्या होगा? यूसुफ। इधर देखो, रियल में जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए यूसुफ मेहराली, जिन्होंने कॉइन किया था साइमन गो बैक का नारा। बाद में लाला लाजपत राय ने इसको फेमस कर दिया था। तो यहाँ पर मुझे क्या याद रखना है? मुझे यहाँ पर याद रखना है कि ये नारा जो है वो यूसुफ भैया ने दिया था, लेकिन बाद में लाला लाजपत राय ने इसको फेमस कर दिया। तो मेरा पहला ऑप्शन ये रहेगा, उसके बाद ये ऑप्शन रहेगा। बात समझ में? डन है? आगे देखें। अब हमने बात कर ली कि इसको हमने इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन बोला। भाई सबको समझ तो आ रहा है ना? आज मैं लिख के नहीं बता रहा हूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है? क्लियर है? बहुत बढ़िया, ठीक। देखो जी, अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि जब इस साइमन कमीशन के बारे में हमने बात की तो साइमन कमीशन नवंबर में तो बना ही था, और भारत आते आते ये 3 फरवरी 1928 को भारत पहुंचा। जब भारत पहुंचा तो यहाँ पर सब लोग खड़े हो गए, ट्रेन से उतर, भागो यहाँ से, भागो अंग्रेजों, चलो निकलो। तो ये हड़ताल शुरू हो गई, स्लोगन शुरू हो गए साइमन गो बैक के नारे। तो सबसे पहले मुझे नाम याद करना है यूसुफ मेहराली, जिन्होंने कॉइन किया, और बाद में लाला जी ने इसको पॉपुलराइज करवा दिया। अब बी आर अम्बेडकर को कॉल किया गया कि बी आर अम्बेडकर भाई साहब फ्री हो, ये बज रहा ना? तो बी आर अम्बेडकर जी को जब बुलाया गया तो यहाँ पर बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर इनको अपॉइंट किया गया, किसके साथ काम करने के लिए? साइमन कमीशन के साथ काम करने के लिए। कितना जबरदस्त क्वेश्चन बना कि किन व्यक्ति को साइमन कमीशन के साथ काम करने के लिए बुलाया गया था? उनका नाम था बी आर अम्बेडकर। उसका क्या नाम था? बी आर अम्बेडकर। तो बी आर अम्बेडकर ने कहा चलो यार देख लेते हैं। तो बी आर अम्बेडकर अक्टूबर 1928 में वेंट बिफोर द कमीशन। कह रहे चलो यार मैं तुम्हें थोड़ी जानकारी दे दूंगा, फालतू गलत चीजें मत बताना। ठीक, अब आ गया। अब जब ये साइमन कमीशन आया तो देश के अलग अलग कोने में ना विद्रोह होने लगा कि हम लोग तुम्हें भगा देंगे, अंग्रेज तुम्हारे पीट पीट के ना, वो वाला। तो यहाँ पे 2 लोगों का नाम याद करना है, नेहरू और जीबी पंत। ये दोनों ना लखनऊ में इस कमीशन का विद्रोह कर रहे थे, तो इनको पीटा गया। दूसरा, लाला लाजपत राय जो है, इनको चेस्ट पे यहाँ पे डंडा लग गया था, लेकिन मैं एक बुक पढ़ रहा था उसमें लिखा था कि सर में डंडा लग गया था, मतलब लग तो गया था, लेकिन अक्टूबर 1928 की बात है जब इनको यहाँ पे डंडा लगा, और नवंबर 17, 1928 में इनकी डेथ हो गई। अब एक चीज देखो, इन्होंने कहा यार जरा से फालतू सिर्फ यही तो कह रहे थे भारत छोड़ो भारत छोड़ो, इसमें तुमने जो डंडे से हमारे इतने बड़े नेता, एक तो ऐसा रहता है ना कि एक भीड़ में बहुत सारे क्रांतिकारी हैं तो लड़ने को मरने को तैयार है, एक वो तो बहुत बड़ा नेता, तो ये बहुत बड़े वाले नेता थे। तो इनकी डेथ के कारण जब इनको शहीदगी मिली तो सारे लोग गुस्से में, सारे लोग कह रहे अब तुम्हें खत्म कर देंगे हम लोग। तो ऐसा वाला प्रोग्राम जो है व्हाइट वहां क्रिएट हो गया। अब साइमन कमीशन कह रहा भैया अपने निकलने का समय आ गया। साइमन कमीशन ने क्या किया, 2 वॉल्यूम में एक रिपोर्ट बनाई और 1930 में देके साफ। ये क्वेश्चन कैसे बन सकता है? ये क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट कब दी? हम कहेंगे सर 30 में दी। साइमन कमीशन जब अपनी रिपोर्ट दी तो 2 वॉल्यूम में दी। यार ये ना मदद करने गए थे, मतलब विद्रोह सारे कर रहे थे लेकिन ये बताने गए थे। एक चीज तुम देखो यार, हर सेशन में जैसे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चल रही है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बी आर अम्बेडकर हर कॉन्फ्रेंस में शामिल था, लेकिन कांग्रेस ने तो बाइकआउट कर रखा था। ऐसा नहीं है ना कि हर आदमी, किचलू जो था, वो क्या नाम है, तेज बहादुर सप्रू जो था, वो भी हर सेशन में था, सारे लोग तो शामिल नहीं थे। तो कोई ना कोई ऐसे पूछताछ में भाई क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, हेल्प के लिए गए थे।
ठीक है। हाँ भाई पुतिन, क्या डाउट है, एक बार पूछो। मैं एक बार रिकॉल करता हूँ पूरा साइमन कमीशन का। अंबेडकर का रोल क्या था? अंबेडकर का बहुत एज अपॉइंट किया था, एज अ सजेशन देने के लिए। आपको ज्यादा एकदम ऐसा अंबेडकर से पूछताछ नहीं करनी है। हम गए थे, उनसे अपॉइंटमेंट के लिए पूछा गया था बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर, बस। ठीक है, क्लियर, आ गया। अब हमने क्या क्या पढ़ा? मैंने कहा साइमन कमीशन को इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन बोला गया, एक। ठीक, मैं पूरा रिपीट करता हूँ। इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन साइमन कमीशन का ही नाम है। साइमन कमीशन 19 में पूरा आया था प्रोसेस, उसको जांचने के लिए आया था, लेकिन 2 साल पहले भेज दिया था। किसने? सर उस गवर्नमेंट का नाम था सेंटली बेल्डविन, प्राइम मिनिस्टर ने इनको पहले भेजा, कह रहे आ जाओ। ठीक है सर, नेहरू और जीबी पंत कौन है यार? ये क्रांतिकारी। शुभम क्या हो गया? भारत में, हम भारत में, ये हमारे क्रांतिकारी लोग हैं। कल को ऐसे भगत सिंह कौन, तो नहीं, सब क्रांतिकारी, बस करने का तरीका अलग है। ठीक है, नेहरू को मार दिए नहीं, अभी अभी नेहरू को नहीं मारे, अभी वो पीटे हैं, बस पीटे। ठीक है, अच्छा मोती 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 भैया, मोती मोतीलाल। ठीक है, तो हमने कहा स्टैनली एक बेल्डविन जो है प्राइम मिनिस्टर, इनके अंडर में नवंबर 8 1927 को साइमन कमीशन बनाया। जब साइमन कमीशन बनाया गया था तो उस वक्त इंडियन नेशनल कांग्रेस, अंसारी भाई साहब, हमने कहा डन। जब हम कहते हैं साइमन कमीशन जो है भारत पहुंची 3 फरवरी 1928 को, हमने कहा बहुत बहुत बढ़िया। सर गुस्सा आ रही है, बार बार इंटरनेट आज बहुत प्रॉब्लम कर रहा है यार। अब मेरी तरफ से तो सही है, देखो भाई मेरी तरफ से सही है, मैंने लोकेशन चेंज कर लिया। उसके बाद जब हम साइमन गो बैक को कहते हैं ना, साइमन गो बैक को कहते हैं, तो रेवोल्यूशनरी हो गया। लाला लाजपत राय पॉपुलराइज करते हैं, लेकिन जो नाम देता है उसका नाम है यूसुफ भैया। बी आर अम्बेडकर को अपॉइंट किया गया था भाई आज सजेशन के लिए। नेहरू जीबी पंत को लखनऊ में पीटा गया। लाला लाजपत राय को लाठी लगने से डेथ हो गई नवंबर 17 1928 को। जैसे ही इनको मारा गया ना, वैसे ही विद्रोह की भावना खड़ी हो गई। ठीक है, तो 2 वॉल्यूम के अंदर साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी और रिपोर्ट देकर हो गए साफ। ठीक है, अब रिपोर्ट के अंदर हम बात करेंगे क्या हुआ। वापस आओ, वैसे ही बुला लिया था भाई, गलती हो गई थी उनसे, वैसे ही बुला लिया था, सजेशन के लिए बुलाया था। ठीक है, संयुक्त पूंजी लगाई। पूंजी क्या मतलब? एक बार पूंजी बताना भैया क्या है ये। ठीक है, अब आगे आ जाओ। तो तुमने उससे बाद वाली कहानी देखी थी कि भगत सिंह राजगुरु सुखदेव ने मार दिया था, ये वाला। अब वापस से उसी कहानी में आता है। देखो HSRA, ठीक है, अच्छा अच्छा पूरा नाम ले रहे हो क्या? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, HSRA। इसको प्यार से हम पहले HRA बोलते थे, इसका नाम बदल दिया था। शुरू में जो लोग फाउंडर थे इसके, राम प्रसाद बिस्मिल 1, अशफाकुल्ला खान 2, सचिंद्र नाथ बख्शी 3, सचिंद्र नाथ सान्याल 4, जोगेश चंद्र चटर्जी 5, ये शुरू में शामिल थे। अगर हमसे पूछते हैं HRA, ठीक है, HRA की स्थापना कौन करने वाले थे, ये लोगों का नाम याद करना है। उसके बाद इन्हीं लोगों ने तो एकदम कहा था कि अब हमने HRA बना लिया है, अब हम करेंगे काकोरी कांड, अपना पैसा वापस लेंगे और पैसे से हम अपनी पिस्टल विस्टल खरीद लेंगे और बहुत सारे जनरल बांट देंगे। तो काकोरी कांड किया, 1925 के अंदर आएगा। और इन्होंने एक मैनिफेस्टो जारी किया, द रेवोल्यूशनरी। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, रेवोल्यूशनरी किसने जारी किया? ठीक है, तो द रेवोल्यूशनरी HRA ने शामिल किया था। राम प्रसाद बिस्मिल HRA के संस्थापक के रूप में शामिल हुए थे, इलाहाबाद 1923 में अंडर लाला हरदयाल। ये HRA की बात ही कर रहा हूं सिर्फ मैं। ठीक है, अब देखो हमने कहा HRA बनाना है, इन सारे लोगों का नाम याद करना है। काकोरी कांड हुआ 25 का, वो याद करना है। अब मैं ये कहता हूं, जब इस पार्टी के अंदर हम बात करते हैं तो सचिंद्र सान्याल और जोगेश चटर्जी ये इंपॉर्टेंट मेंबर हैं, राम प्रसाद बिस्मिल इंपॉर्टेंट मेंबर हैं, अशफाकुल्ला खान इंपॉर्टेंट मेंबर है, इनको आपको याद कर लेना। अब हमने कहा सान्याल भाई साहब ने एक पार्टी का मैनिफेस्टो पता है ना, जैसे आप पार्टी मैनिफेस्टो जारी करती है, बीजेपी जारी करती है कि हम लोग आने वाले 5 सालों के अंदर स्कूल बनवाएंगे, टॉयलेट खुलवाएंगे और बहुत चीजें करेंगे, तो ऐसे इन्होंने मैनिफेस्टो जारी कर दिया। उसको बोला गया रेवोल्यूशनरी। क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम के अंदर कि रेवोल्यूशनरी जो था किसका मैनिफेस्टो था? भाई HRA का था और सान्याल ने दिया था। ठीक बात है। इसके अंदर इन्होंने बोला कि जितने भी यंग लोग हैं, यूथ है, पार्टी को ज्वाइन करो, हम तुम्हें आजादी दिलवाएंगे। हमने कहा ठीक। इन्होंने अपोज किया था गांधी का तरीका। देखो यार सीधी सी बात है, जो लट बरसा रहे हैं वो गांधी के, वो नॉन वायलेंस पे तो काम नहीं करेंगे, तो गांधी से अलग चलेंगे। ठीक है, उसके बाद बहुत सारे यंग लोग जो हैं वो इस पार्टी से जुड़े, इंक्लूडिंग भगत सिंह, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद। ये हमने देखा ना, आपने मूवी में देखा, उस वक्त भगत सिंह जो है कम उम्र में थे, कॉलेज में थे, लेकिन फिर भी एकदम तैयार थे, हम लड़ने को तैयार हैं, ऐसा करने को तैयार, वो वाला सिनेरियो था। ठीक है, आगे आ जाएगा। अब उन्होंने काकोरी कांड किया। काकोरी कांड कैसे किया? अगस्त 9 की बात है 1925 में, काकोरी कॉन्स्पिरेसी। ठीक है, एक बार मैं तुम लोगों के कमेंट ले लेता हूं। सर अंग्रेजी ये सब न्यूज़पेपर चलान देते जबकि उनको भी पता था कि उनका अच्छा नहीं है यार, इसीलिए तो कांग्रेस के ऊपर दुनिया जान के एक्ट लगाते थे, वर्नैकुलर प्रेस एक्ट। इनके लिए तो बहुत रोना था भाई, इनकी परमिशन में न्यूज़पेपर नहीं निकालोगे, तुम्हारा न्यूज़पेपर रोक देंगे, हमारे सामने नहीं। और बाकी जितने न्यूज़पेपर या जर्नल थे वो चोरी छुपे चलते थे कि साइकिल पे फेंका गलियों में, पढ़ो इसको, अंग्रेज क्या कर रहा है हमारे साथ, लोगों को अवेयर कराने के लिए। ठीक है, कुछ चोरी छुपे वाले न्यूज़पेपर थे जो निकाल रहे थे, उसी का तो पैसा चाहिए ना। ठीक है, तो हमने कहा काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 में किया। इन्होंने कहा एक ट्रेन लूट लेंगे लखनऊ के पास, कह रहे लूट लो।
अनविटिंग पैसेंजर और किल्ड, जो फालतू चीची करेंगे मार दो। बिस्मिल, अशफाकुल्ला, राजेंद्र लहरी, ठाकुर रोशन, ये वो लोग थे जो इसमें इन्वॉल्व थे। अब तुमने ये चीज देख लिया था कि जब ये कांड हुआ था 17 लोगों को जेल, 4 लोगों को फांसी, उसके बाद HSRA बना था, ये भी हमने देख लिया था। 28 की बात है। अब मामला सारा सेट है, अब मामला सारा सेट है। HRA बना था, काकोरी कांड हुआ था, उसके बाद HSRA बना था। अब क्या है? अब ये था साइमन कमीशन की वजह से लाला लाजपत राय हमारे शहीद हो गए थे, और एक जो बिल है वो लगातार सर्कुलेट कर रहा है, पब्लिक सेफ्टी बिल और पब्लिक ट्रेड बिल। ये क्या था? हमारे ऊपर रोक थी एक तरीके की। अब भगत सिंह और बख्तियार दत्त, इन्होंने टीम बिठा रखी पूरी, और इन्होंने क्या बात की? इन्होंने ये बात की कि यार हम लोग ना इन बहरों को सुनाने के लिए एक बम फेंकेंगे। ये बम जब फेंकेंगे तो सारे बहरे सुन लेंगे, लेकिन किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। सर वर्नैकुलर क्या था? वर्नैकुलर प्रेस एक्ट होता है जिसके ऊपर न्यूज़पेपर के ऊपर रोक लगाई जाती है। एक बार पहले तुम बतिया लो, ठीक है? मैं फिर शुरू करूंगा, मैं भी शुरू करूंगा, फिर 2 मिनट तुम बात कर लो, फिर मैं बात कर लूं, ऐसे तो चलेगा ना? हो गया जी? चालू करूं? कंटिन्यू करूं? ठीक है, चलो। अब हमने अच्छी चीजें समझ ली। मैं इसको ना लास्ट में एकदम पूरा का पूरा एक साथ रिवाइज भी करूंगा। पार्टी ने HSRA बना रखा है। अब इन्होंने प्लान बनाया कि हम ना सेंट्रल असेंबली पर बम फेंकेंगे। ये HSRA का एक अगली मेजर एक्टिविटी थी। 8 अप्रैल 1929 भगत सिंह, बख्तियार दत्त, इन्होंने सेंट्रल असेंबली बम फेंक दिया, ऐसे बम फेंका और चिल्लाने लगे, इनकलाब जिंदाबाद, ठीक है, डाउन विद इंपीरियलिज्म। बस इनकलाब जिंदाबाद याद रख लेना। इन्होंने न्यूज़पेपर फेंकना शुरू किया, ठीक है, न्यूज़पेपर फेंकना शुरू किया। और यहां पर क्या आने लगा? यहां पर आने लगा लोगों को गुस्सा, इनको, अंग्रेजों को। इन्होंने 2 चीजों पे काम किया। एक तो इनकलाब जिंदाबाद चिल्लाया, और जो बम फेंका वो किसी के ऊपर नहीं फेंका, सिर्फ बीच में फेंका था। उसके बाद यहां पर 2 बिल को रोका गया, एक है पब्लिक सेफ्टी बिल और दूसरा है ट्रेड बिल। ये दोनों बिल को आप याद रख लीजिएगा। इन दोनों बिल को रोकने के लिए इन्होंने बम फेंका था। हमने कहा ठीक बात, आगे आ जाओ। अब 2 बीच में कमीशन बता रहा हूं, एक बार इस रिवाइज कर लेते हैं। देखो जी, हम ये कह रहे हैं कि 1922 में चोरी चोरा कांड हुआ था, चोरी चोरा कांड हुआ था। हाँ सर, ये तो हम जान चुके हैं। इस कांड के बाद गांधी ने बोला था कि भाई मैं अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बंद कर रहा हूं। हमने कहा सर बंद कर दो। उस वक्त उनकी जगह थी बारडोली। हमने कहा वेरी गुड। अब 1923 में स्वराज पार्टी की शुरुआत होती है। कौन कौन लोग शामिल थे? एक थे CR दास और मोतीलाल नेहरू, और कौन थे सर? और थे अजमल भाई साहब। इन तीनों ने शुरुआत की। इन तीनों के रहम अनुसार 1925 में विट्ठल भाई पटेल हमारे बने पहले स्पीकर एक, और इन्होंने 1928 के अंदर हमारे जो बिल आ रहा था उसको भी डिफीट कर दिया। हमने कहा बहुत बढ़िया। 1924 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर HRA की स्थापना, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई। ये स्थापना के अंदर बहुत सारे लोग शामिल थे, जैसे बिस्मिल भैया, अशफाकुल्ला, ये सारे हमने नाम पढ़ रखे। ये वो वाला शुरुआत हुआ। जब इन्होंने पार्टी बनाई तो इन्होंने 1925 के अंदर काकोरी कांड किया। क्या कांड कर दिया? काकोरी कांड। तो जब काकोरी कांड किया तो 8 डाउन ट्रेन को लूट लिया, और वो पैसा लेकर जब ये इधर उधर निकले तो 17 लोगों को तो हो गई जेल और 4 लोगों को हो गई फांसी। ये हमने पढ़ लिया। उसके बाद सर 1927 के अंदर साइमन कमीशन बना दी गई। ये साइमन कमीशन बनाई जब गई तो भारत में 28 में साइमन कमीशन पहुंची। साइमन कमीशन पहुंचने से, लाठी लगने से हमारे एक बड़े नेता जिनका नाम था लाला लाजपत राय, इनकी डेथ हो गई। जब इनकी डेथ हो जाती है तो हमारे क्रांतिकारी लोग भड़क जाते हैं। इन बिटवीन आ जाओ, HSRA की स्थापना होती है। HSRA के अंदर भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, ये लोग शामिल थे। इन्होंने HRA की स्थापना जो है वो की थी दिल्ली के अंदर फिरोज शाह कोटला। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया कि HRA की स्थापना कहाँ होती? कानपुर के अंदर। अब हमें पता लग गया HSRA बना दिया। हमने कहा कोई बात नहीं। इन्होंने 2 काम किए, एक तो सेंट्रल असेंबली में बम फेंक दिया, सेंट्रल असेंबली में बम फेंका, और दूसरा इन्होंने सॉन्डर्स की हत्या कर दी, सॉन्डर्स की डेथ कर दी। ये हो गया भैया दूसरा मामला। ये दोनों मामले किसके थे? HRA के मामले थे। तीसरा, इन्होंने जब बम फेंका था तो 2 बिल को रोका था। वो बिल आपको बस नाम याद करने, बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं, ठीक है? अरुण जेटली हो गया। हाँ, अरुण जेटली हो गया। यहां तक अभी हमने पढ़ा है, यहां तक सब लोग क्लियर? कोई डाउट किसी के मन में? अब क्या हो गया भैया, क्या होगा? कोई बात नहीं। साइमन कमीशन क्यों बनाया गया था? यार साइमन कमीशन इसलिए बनाया गया था, यही तो हमने पढ़ा था ना कि 1919 का जब एक्ट आया था तो उस एक्ट में बहुत सारी कमियां थी, तो उसी का रिव्यू करने के लिए इसको बनाया गया था, ठीक है? सर उस असेंबली का नाम फिरोज शाह कोटला नहीं,
फिरोजशाह कोटला वो जगह थी जहां पर एचएसआरए की स्थापना हुई थी। एचएसआरए की स्थापना फिरोजशाह कोटला दिल्ली में हुई थी, जहां पे पूरा संगठन बनाया गया था। बाद में उन्होंने असेंबली में बम फेंका था, जैसे कानपुर में एचआरए बनाया गया था। ये एग्जैक्ट वही है। अब दो कमीशन के ऊपर बात करते हैं। क्या कमीशन है? हमने कहा एक कमीशन का नाम है ली कमीशन। एक बार सारे बच्चे मुझे थम्स अप करके बताओ, यहां तक कोई डाउट है, कोई समस्या है तो एक बार मुझे बताओ, फिर मैं आगे बताऊं। यार वॉइस अब तो मिसमैच नहीं होनी चाहिए, अब तो नहीं होनी चाहिए, अब तो सारी लोकेशन चेंज हो गई है। ठीक है, डाउट है तो पूछो, एक बार डाउट है पूछो, मैं फिर आगे बढ़ता हूं। डाउट है पूछो। बिल में ऐसा क्या था? देखो सीधी सी बात है, अंग्रेजों के जो भी बिल होंगे हमारे हित में तो नहीं होंगे। सर ऑल पीडीएफ हिंदी में है क्या? या सारी हिंदी में है? देखो सारी हिंदी में, तुम आराम से क्लास के बाद हिंदी वाला भी पढ़ सकते हो। ठीक है, यही रही। इंपीरियलिज्म का स्लोगन क्या था? यार देखो, ये इंपीरियलिज्म का मतलब क्या था कि तुम्हारी नीतियां हमारे ऊपर नहीं चलेंगी, इसको डाउन करो। तुम अपना पूरा हक हमारे ऊपर नहीं ला सकते, ये वाला डाउन करो, ये वाली चीज। ठीक है, चलो चलें थी आगे। चोरा चोरी कांड बताओ एक बार, चोरा चोरी क्या हुआ था? देखो सोनम, मान लो तुम अंग्रेज हो, ठीक है, तुम अंग्रेजों के साथ रह रहे हो और तुम 22 लोग हो। अब तुमने क्या किया, इंडियंस को बोला कि तुम्हारा जो खाना वो महंगा मिलेगा। इंडियंस ने कहा सह लेंगे। ठीक है, अब ये मैं सारे दूंगा, इनकलाब जिंदाबाद किसने दिया, पाकिस्तान नाम क्या, ये एक साथ ही करवाऊंगा। तो तुमने बोला कि खाना महंगा है, तो उसने कहा ठीक है, लेकिन तुमने कहा लिक्वर भी महंगी है, तो गुस्सा आ गया। उन्होंने उन 22 लोगों को अंदर थाने में बंद किया, आग लगा दी। गोरखपुर के पास का गांव था, यही चोरा चोरी कांड था। ठीक है, मीट के रेट बड़ी थी या लिक्कर के? देखो यार, मैंने ऐसा नहीं पढ़ा कि मीट के रेट थे, वहां लिखा था फूड प्राइसेस ज्यादा हो गए थे और लिक्कर के रेट ऊपर नीचे हो गए थे। ठीक है, अब इतना डिटेल में एसएससी नहीं कहेगा। बताओ वो मीट किसका था? हैं, चिकन अच्छी क्वालिटी का था या नहीं था, वो तो सवाल नहीं पूछेगा। ठीक है, हाँ मतलब वो फूड है, बस फूड में ध्यान रखो, है ना। देखो यार, ऐसा एसएससी अगर कुछ भी करेगा तो हर एक का जवाब हम लोग नहीं दे पाएंगे। ये मैंने पहली क्लास में कहा था कि अगर हर क्वेश्चन आ तो हर क्वेश्चन हम लोग नहीं कर सकते। अगर उटपटांग है, हम उतना ही तैयारी करके जाते हैं जिसका कोई सर पैर बनता है। अब वो कहेगा कि बताओ, गुलबदन बेगम ने जब हुमायूंनामा लिखा तो शाही कौन से कलर की थी? क्या वो नीला कलर था या लाल कलर था या काला कलर था? तो ऐसे में तो हम लोग नहीं कर सकते, ऐसे में तो हम लोग नहीं कर सकते, है ना। तो उसके लिए नहीं। जब वो बैठी थी, वो शाम का समय था या रात का समय था, वो सोफा पे बैठी थी या कुर्सी पे बैठी, तो ये तो नहीं कर सकते हम लोग, है ना। इन जैसे क्वेश्चन के लिए कोई हम नहीं कर सकते। हम उतने ही के लिए ट्राई कर सकते हैं जो लॉजिक बनता है ना, जो लॉजिक बनता है। वो मीट के रेट बढ़ा दिए थे क्या? एक ही दुकान के बढ़े थे? सारी दुकानों के बढ़ गए थे? बाकी दुकानों में सस्ता दे रहे थे, सिर्फ एक हमारे उधर रहता है लड़का, उसी का महंगा था? ऐसा तो ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, प्लीज डाउट डाउट पूछो। डाउट अच्छा इसमें है क्या? डाउट कहाँ? डाउट वाला ऑप्शन मैं देखता हूँ। क्यों विरोध किया? वैसे उस नाम के लिए बुलाया गया था। आ जाओ आ जाओ, नाम के लिए बुलाया गया था। चलो अब आता है हमारे पास दो तीन और अच्छी चीजें। आज हम देखते हैं अब आगे क्या क्या पढ़ेंगे। नेहरू रिपोर्ट पढ़ेंगे, मेन रिकमेंडेशन पढ़ेंगे, एक मुस्लिम लीग वाला दिना 14 पॉइंट, इरविन मैनिफेस्टो, गांधी के पॉइंट। चलो शुरुआत करते हैं। एसएससी भी लॉजिकल ही देता है यार। देखो एक दो क्वेश्चन के लिए वो जानबूझ के बच्चों को ना गुमराह करने के लिए देता है, बाकी ठीक है। सर आज आपने लिखकर नहीं बताया, सब पीडीएफ से ही बताया था, क्योंकि तुम लोग पीडीएफ की डिमांड कर रहे थे, तो आज मुझे थोड़ा सिलेबस मैंने कहा चलो करवा भी दूंगा और पीडीएफ से बता दूंगा। वैसे मैं लिख के बता रहा हूँ, ऐसा ऐसा खाली पीडीएफ से नहीं है, तो जितनी हो सकता है तो मैं लिख लिख के पूछे जा रहा हूँ, बताया जा रहा हूँ, ताकि हम लोग याद कर लें ज्यादा से ज्यादा। देखो जी, सबसे पहले आता है ली कमीशन। ली कमीशन किसके लिए है? ठीक है कल से बता दूंगा। ली कमीशन क्या है? 1923 में अपॉइंट की गई थी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जहां पर ये ली कमीशन यार देखो ली कमीशन जो है 1923 में अपॉइंट की गई थी, किसके लिए? कि पब्लिक सर्विस कमीशन को 1926 में चालू कर दे। इतनी बात याद रखोगे। अगली बात, 1926 के अंदर लिंटिगो कमीशन की गई थी, जिसके अंदर रॉयल ऑफिशियल या रॉयल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर सेटअप किया गया था। बस ना पेपर में सीधा सीधा आता है कि 26 में कौन सी कमीशन थी, 23 में कौन सी कमीशन थी, इसका काम क्या था और इसका काम क्या था। मैच द फॉलोइंग आ गया, सीधा सीधा क्वेश्चन आ गया। तो सीधा याद रखो, ली कमीशन पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए पकड़ा दो, लिंटिगो की कमीशन एग्रीकल्चर के लिए पकड़ा दो। ये 2 पॉइंट याद है। ठीक है, आगे आइएगा। नेक्स्ट आता है नेहरू की रिपोर्ट। अब एक चीज में जान गया यार कि 28 तक का मामला बहुत जबरदस्त चल रहा है, मतलब ये क्रांतिकारी जीवन भी है, पॉलिटिकल भी है, हर एक बहुत तगड़े तरीके से चल रहा है। तो नेहरू रिपोर्ट जो है वो 1928 में आई थी। ये नेहरू रिपोर्ट नेहरू के अंडर में थी। कौन कौन लोग शामिल? तेज बहादुर सप्रू 1, सुभाष चंद्र बोस 2, MCNA 3, मंगल सिंह 4, सर अली इमाम, ठीक है, कुरैशी भाई साहब, GR प्रधान। अब पेपर में जब सवाल बनेगा, क्वेश्चन ऐसे आएगा, नेहरू की रिपोर्ट 1928 में आई थी, 1928 में आई थी, तो इस रिपोर्ट के अंदर कौन कौन लोग शामिल थे, ये सवाल बनेगा।
ठीक है, ये रिपोर्ट कब आई थी? अगस्त 1928 में फाइनलाइज होकर आई थी। यार ये ली कमीशन, लिंथियो कमीशन उस वक्त की सरकार ही जनरेट करती है, ठीक है, जो वाइसरॉय होगा उसके अंडर में कमीशन बनाई जाएगी, तो वही लोग मिलकर सेटअप करते हैं कि क्या क्या हम लोग करना है, ठीक है। देखो अब आता है, इस नेहरू रिपोर्ट ने कुछ रिकमेंडेशन दी। इन्होंने बोला कि देखो, एक तो हम लोग जो है वो डोमिनियन स्टेटस की डिमांड करें, कि मतलब अपना स्टेटस सबसे ऊंचा हो, भारतीय के हाथ में पावर दो, और ये कहते हैं कि हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस दो और मजा आ जाएगा। अब नेहरू रिपोर्ट की रिकमेंडेशन पढ़ो। सबसे पहला इन्होंने कहा हमको डोमिनियन स्टेटस चाहिए, कि जहां पर भारतीयों का हकदार हो कि अपने वोट चुनने का, अपने लोगों को आगे लाने का, ये वाला। इन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि सेपरेट इलेक्टोरेट हमको नहीं चाहिए, कि अलग अलग लोगों तुम बांट रहे हो ना, अपने को नहीं चाहिए। उसके बाद इन्होंने कहा कि जितने भी जगह है अगर उनको भाषा के आधार पर बांटोगे हमें कोई दिक्कत नहीं, भाषा के आधार पर बांट दो। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था कि इन लोगों ने 19 फंडामेंटल राइट्स को शामिल करने की बात की थी। ये क्वेश्चन बहुत आसानी से नहीं मिलेगा। कितने? 19 फंडामेंटल राइट्स को। इन्होंने कहा सरकार रिस्पॉन्सिबल बनाओ सेंटर और स्टेट यानी प्रोविंसेस का। इन्होंने कहा कि जो भी मुस्लिम का इंटरेस्ट है, उनका धर्म है, उनको बचाने की हम लोग पूरी डिमांड करते हैं। और इन्होंने कहा कि राज्य को धर्म के आधार पर मत बांटो। दोबारा पढ़ो। हमने कहा नेहरू ने 28 में एक रिपोर्ट दी, इसके अंदर ये सारे लोग शामिल थे, तेज बहादुर सप्रू, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, कुरैशी भाई साहब, इमाम भाई साहब, ये लोग शामिल थे। इन्होंने अपनी रिपोर्ट के अंदर कुछ इन्होंने डिमांड रखी। पहला, डोमिनियन स्टेटस दो, सेपरेट इलेक्टोरेट मत बनाओ, 19 मौलिक अधिकारों को शामिल करो, भाषा के आधार पर राज्य को तुम हल्का फुल्का कर सकते हो लेकिन धर्म के आधार पर नहीं बांटोगे। ये सारे पॉइंट इनमें से ना, बस मेरे को एसएससी में लगने वाला पॉइंट है वो ये वाला है। आगे चलो। अब एक दिल्ली प्रपोजल है 27 में आया था, इसमें मैं 1 सेकंड में आ रहा हूं। अब आते जिना के 14 पॉइंट। अगर हाँ मोतीलाल नेहरू, अगर नेहरू रिपोर्ट कोई बना रहा है तो मुस्लिम ने कहा यार हम क्यों पीछे रहे, हम क्यों ना एक रिपोर्ट नहीं बना दे। और इधर नेहरू के पॉइंट आए, नेहरू की रिपोर्ट आई, इधर जिन्ना के पॉइंट आए। जिन्ना के कितने पॉइंट थे? जिन्ना के 14 पॉइंट थे सर। वो देखो, साइमन कमीशन 27 में बना था, साइमन कमीशन 28 में आया था, नेहरू की रिपोर्ट 28 में आई, और जिन्ना के पॉइंट उससे अगले साल 29 में। ये सारे याद रख लोगे, ये सारे याद रख लोगे। अब जिन्ना ने क्या कहा? जिन्ना कहते भैया मैं देखो मैं 14 पॉइंट दे रहा हूं। इन्होंने मार्च 1929 के अंदर अपने 14 पॉइंट दिए कि इन 14 पॉइंट को मैं मुस्लिम लीग का फ्यूचर प्रोपेगेंडा के रूप में शामिल कर रहा हूं। अब ये पॉइंट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पॉइंट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान रख लेना, एसएससी इन जैसे पॉइंट पर काम नहीं करता। अब और थोड़ा आगे चलो। बहुत सारे अलग अलग पॉलिटिकल टेम्परेचर 29 के अंदर हाई था। मैं रेवोल्यूशनरी अभी एक भी मूवमेंट आपको डिस्कस नहीं किया, रेवोल्यूशनरी मूवमेंट में अलग से डिस्कस करूंगा। देखो 1929 के अंदर मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस हुआ एक, सेंट्रल असेंबली में देख चुके हैं, बम फेंका जा चुका है, वो हम जान चुके हैं, भगत सिंह और बक्टेश्वर दत्त ने। उसके बाद और पढ़ने की अभी जरूरत नहीं है, अभी जरूरत नहीं है, मैं इनको बाद में लेके जाऊंगा। इरविन डिक्लेरेशन, अक्टूबर 1929। इन्होंने क्या बोला? साइमन कमीशन के बाद इरविन उस वक्त का वाइसरॉय था, इसने एक प्रपोजल दिया जिसको हम इरविन डिक्लेरेशन बोलते हैं। इन्होंने कहा कि पूरा का पूरा जो पावर है ब्रिटिश पॉलिसीज की उसको मजबूत किया जाए, इन्होंने बोला। और ये सारी बातों को इन्होंने ऑफिशियल गैजेट में शामिल करवा दिया अक्टूबर 31, 1929 के अंदर। दोबारा सुनो, हमने कहा एक दिल्ली मैनिफेस्टो, मैं रिपीट करूंगा, सारा क्लियर होगा। एक दिल्ली मैनिफेस्टो दिया नवंबर 2, 1929 के अंदर, जिसमें जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट लीडर थे, दिल्ली मैनिफेस्टो के अंदर इन्होंने बहुत सारी कंडीशन रखी फॉर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। अभी हम पढ़ते हैं। मैंने कहा इधर देखो, साइमन कमीशन 1927 में बना था और इसका काम ये था कि 19 के 19 जो गवर्नमेंट एक्ट आया था उसको रिव्यू करने का। एक, साइमन कमीशन भारत आया कब? 1928 के अंदर, पॉइंट नंबर 2। तीसरा हमने क्या बोला? इसी के बाद नेहरू ने अपनी एक रिपोर्ट बनाकर दी 1928 के अंदर, और इस रिपोर्ट के अंदर हमने 19 फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात की। हमने कहा सही। इसके बाद जिन्ना ने अपने एक पॉइंट बनाए, जिन्ना के 14 पॉइंट्स हैं। ये कब आया था? 1929 में। इसके बाद आया इरविन की डिक्लेरेशन। इरविन की डिक्लेरेशन के अंदर इन्होंने ऑफिशियल गैजेट में डिक्लेयर करवा दिया हम लोगों को अलग अलग पॉलिसी लेके कैसे मजबूत करें, इंडियंस को कैसे दबाएं, ये इरविन। उसके बाद दिल्ली मैनिफेस्टो निकाला गया। दिल्ली मैनिफेस्टो नवंबर 1929 के अंदर निकाला गया और इसके अंदर बताया गया जो भी इंपॉर्टेंट नेता है हमारे, ठीक है, आप लोगों को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी है जो हम आगे जाके शुरू करने वाले हैं। ये दिल्ली मैनिफेस्टो। बोलो अब थोड़ा क्लियर हुआ? अब थोड़ा क्लियर हुआ? आज मैंने ज्यादा तुम्हें कुछ बता दिया क्या? आज मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा बता दिया? थम्स अप कर सकते हो, तुम थम्स अप कर सकते हो, बता सकते हो, क्लियर है सबको? ठीक, थोड़ा सा और आगे चलूं, फिर यहीं पे रोक दूं। मैं थोड़ा सा और आगे चलता हूं, बहुत ज्यादा नहीं, एकदम परेशान नहीं करूंगा। अब इसके आगे अब ना हमने ये देख लिया, ये यार ये एक्ट वाला भी कहानी अलग चलेगी। ये मैंने सारे तुम्हें एक्ट रोके हुए हैं, ये सारी एक्ट की कहानी चलेगी। वैसे मैं बताता हूं 1998 एक्ट में क्या था। सरकार ने 2 तरह की लिस्ट क्रिएट किए थे, एक ट्रांसफर, एक रिजर्व। कह रहे जो भी मेन पावर होगी वो अंग्रेज रखेंगे, बेकार की पावर इंडियंस को दे दो। इन्होंने पहली बार इंडियन क्रिश्चियन, एंग्लो सिख, यूरोपियन, एंग्लो इंडियन, इनको रिप्रेजेंटेशन देने की बात की। जैसे मुस्लिम को 1919 में सेपरेट इलेक्टोरेट देने की बात की, ऐसे इन 4 कैटेगरी को 1919 में बात की गई। ठीक है, अब आगे आ जाओ। सर मैंने सारे पॉइंट देख लिए, 28, 29 वाला, इरविन की डिक्लेरेशन देख ली, दिल्ली मैनिफेस्टो देख लिया। अब मैं आता हूं लाहौर कांग्रेस या पूर्ण स्वराज के बारे में। दिसंबर 31, 1929 की बात है, जहां पर जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की डिमांड सामने रख दी।
और इन्होंने पूर्ण स्वराज की डिमांड जो है रावी नदी के किनारे रात को 12 बजे झंडा फहराकर ये बताया कि हम पूर्ण स्वराज चाहते हैं, और यहाँ पर ट्राई कलर का फ्लैग जो है होस्ट किया गया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा और स्लोगन लगाया गया इनकलाब जिंदाबाद। ठीक बात। इसी बात को कांग्रेस ने 26 जनवरी 1930 को एज अ इंडिपेंडेंस प्लेज मतलब शपथ ली। तभी तो हम बाद में जब हमने संविधान बनाया था तो 26 जनवरी को हमने संविधान को लागू किया था, वो इसीलिए किया था। दोबारा रिपीट करता हूं, मैंने कहा 28-29 तक का सारा मामला देख लिया। 29 के अंदर हमारे जवाहरलाल नेहरू जी ने पूर्ण स्वराज की डिमांड रख दी कि अपन लेने वाले, झंडा फहरा दिया रावी नदी के किनारे। तो अगले ही साल 26 जनवरी 1930 में इंडिपेंडेंस की हमने शपथ ली, हम लोग करने वाले हैं। अब गांधी जी के ऊपर थोड़ा दबाव बनाया गया, भैया आप भी कुछ करो ना। तो गांधी जी ने अपनी 11 डिमांड सामने रखी, 11 डिमांड। ये कब की बात है? ये जनवरी 31, 1930 की बात है, जिसमें गांधी जी ने बात बोली कि अगर तुम मेरी ये 11 डिमांड नहीं मानोगे तो मैं सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट चालू करूंगा, जिसको हम डांडी मार्च के रूप में स्टार्ट करेंगे। क्या क्या बोला सर? मैंने बोला यहाँ पे आया साइमन कमीशन 27 में, सर साइमन कमीशन भारत पहुंचा सर 28 में। 28 में नेहरू की एक रिपोर्ट आ गई, हमने कहा आने दो। इसके बाद जिन्ना की एक रिपोर्ट आ गई, हमने कहा आने दो 29 के अंदर। ये जिन्ना की 14 पॉइंट थे। उसके बाद इरविन की डिक्लेरेशन आ गई, सर ये बात भी 29 की है। उसके बाद दिल्ली का एक मैनिफेस्टो क्रिएट किया गया कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं हम लोग, आ जाओ आप लोग। इसके बाद पूर्ण स्वराज की डिमांड रखी गई, पूर्ण स्वराज की डिमांड रखी गई, ये जवाहरलाल नेहरू ने रखी गई। 1929 दिसंबर की बात है। इसके बाद 26 जनवरी को 1930 में हम लोगों ने इंडिपेंडेंस का एक शपथ ले ली, हम लोग करने वाले हैं। और इसके बाद 1930 में ही 31 जनवरी को सर गांधी ने क्या कर दिया? गांधी जी ने अपने 11 पॉइंट सामने रखे कि अपन लोग ये करने वाले हैं, और इसी के बाद शुरू होगा दांडी मार्च। बोलो भाई, बात समझ में? ठीक है, क्या है वो देख लिया जाए। गांधी जी द्वारा प्रस्तुत 11 पॉइंट 31 जनवरी 1930, ये तो ठीक है। कांग्रेस समिति तय कर रही थी 26 जनवरी 1930 का दिन, ये भी ठीक है। समस्या एक बार बताओ सर, क्या समस्या थी? 31 जनवरी को 11 अनुसूची दी, ये 11 पॉइंट हमारे हो गए। कांग्रेस के द्वारा 26 जनवरी 1930 का दिन पूर्ण स्वराज का, ये भी ठीक है सर। ये इरविन 1930 में 19 देखो, ये तो वायसरॉय है ना उस वक्त का, आगे जाके पॉइंट देगा, ये फिलहाल तो वायसरॉय ही है ना भाई। एकदम पॉइंट क्लियर है सारे? पेपर में आएगा तुम छू नहीं पाएगा, इतने जबरदस्त तरीके से तुम पॉइंट कर रहे हो। हाँ हाँ, ये सब डिटेल में होगा आदर्श, इतना पॉइंट क्लियर। थोड़ा सा और आगे चलो, आगे आ जाओ सर। अब मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है, अब ये सारा मामला हो गया। अब आता है डांडी मार्च। गांधी ने क्या बोला था कि अगर तुम मेरे पॉइंट नहीं मानोगे ना, सिविल डिसोबीडियंस शुरू कर दूंगा। नहीं, याद नहीं करना, याद नहीं करना। तो डांडी मार्च का प्रोग्राम करने का हमने ठेका ले लिया, अब करेंगे चालू। तो बात है 12 मार्च की। दो लिखा है? नहीं अभी 2 ही है, ठीक है। तो 2 मार्च 1930 को गांधी जी ने वायसरॉय को इन्फॉर्म कर दिया कि भाई सुनो, हेलो, तुम कुछ बात मेरी मान रहे हो कि अपना प्रोग्राम चालू कर दूं? उन्होंने कहा तो चालू। तो यहां पर हमें याद रखना कि 12 मार्च को 78 लोगों के साथ साबरमती आश्रम से इन्होंने चालू कर दिया, ठीक है भाई। ये 5 लर्नर्स आर इन अ क्यू टू टॉक। हाँ जी, कोई कॉल करना चाह रहा है क्या? कॉल वाला बटन कहाँ है हमारा? रेज अ हैंड। इरविन अक्टूबर 29 में पढ़ा रहे हो? इरविन 29 में पढ़ा रहा हूं, तो इरविन डेक्लेरेशन पढ़ा रहा हूं ना मैं, इरविन की डेक्लेरेशन पढ़ा रहा हूं ना मैं। ठीक है, वैसे मैंने ये एनसीईआरटी फॉलो कर रहा हूं, तो अगर कोई चेंज है तो एक बार आप देख लीजिएगा अपनी बुक में। ठीक है सर, दांडी सिविल डिसोबीडियंस है क्या? ये दांडी में जब वो दांडी मार्च करेंगे ना और नमक बनाएंगे तो उसे सिविल डिसोबीडियंस कहेंगे। अब यहाँ पे बढ़ते हैं, देखो जी, हमने कहा कि साबरमती से 78 लोगों के साथ गांधी जी आगे बढ़ो। चलो गांधी जी आगे जा रहे हैं। जब गांधी जी आगे जा रहे थे तो इन्होंने क्या किया, 240 मील थे, रोज 10 मील का सफर 24 दिन में सफर पूरा कर लिया, और दांडी के पोस्ट पर पहुंचे और वहां मिट्टी उठाई, थोड़ा क्रिस्टल किया और नमक बनाकर जो है सॉल्ट को ब्रेक कर दिया। वॉयलेटेड बाय कलेक्टिंग सॉल्ट फ्रॉम द बीच। अब ये नमक उठाकर इन्होंने सॉल्ट को ब्रेक कर दिया। अरे बहुत बढ़िया। अभी हिस्टोरिक मार्च रही जहां पर हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत करते हैं, जो 12 मार्च से शुरू हुई थी, और गांधी जी ने नमक जो बनाकर इस मार्च को 6 अप्रैल को लागू कर दिया। बोलो जितनी बात समझ में। अब गांधी जी ने ये नमक बनाने वाला प्रोग्राम चालू कर दिया, क्योंकि उन्होंने पहले ही समझाया था अगर तुम मेरे 11 पॉइंट नहीं मानोगे ना तो मैं अपना मूवमेंट शुरू कर दूंगा, और उन्होंने अपना मूवमेंट शुरू कर दिया। गांधी जी को बाद में 4 मई 1930 को अरेस्ट कर लिया गया। क्यों? क्योंकि इनका अगला रेड का प्रोग्राम था कहां पर? दर्शना सॉल्ट वर्क के ऊपर। वैसे ये रेड हुई है, सरोजिनी दीदी के अंडर में ये रेड हुई है, लेकिन उससे पहले गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया। अब यहीं पे थोड़ा रुको, हमने कहा गांधी जी ने प्रोग्राम चालू किया, इसी के साथ कुछ प्रोग्राम अलग अलग रीजन में भी चालू हुए, और यही बनते हमारे आज के जबरदस्त सवाल। तमिलनाडु में
अप्रैल 1930 में सी राजगोपालाचारी ने त्रिचुपल्ली से लेकर और वेद्यारण्यम तक या तंजौर तक सॉल्ट लॉ का प्रोग्राम ब्रेक किया? पहला क्वेश्चन, तमिलनाडु में सॉल्ट लॉ ब्रेक करने वाले व्यक्ति का नाम बताओ? सी राजगोपालाचारी। दूसरा, मालाबार रीजन के अंदर के केलापन, ठीक है, कांग्रेस के लीडर, वैकोम सत्याग्रह इन्होंने फ्रेम किया और इन्होंने भी यहां पर नवंबर 1930 के अंदर ऐसे ही कुछ प्रोग्राम किया जो अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ था। यहाँ पर नेशनल फ्लैग होस्ट किया गया, पुलिस की लाठियां खाई गई, कैलिकट बीच की बात है, ये हमें याद रखना है। अगला, आंध्र प्रदेश की अगर मैं बात करता हूं तो आंध्र प्रदेश में सॉल्ट मार्च किया गया गोदावरी के वेस्ट कृष्णा और गुंटूर वाले रीजन के अंदर। यहाँ पे बहुत सारे मिलिट्री के छोटे छोटे कैंप लगाए गए अंग्रेजों के खिलाफ, ये भी एक तरह का रिवोल्ट था। उसके बाद नेक्स्ट आता है उड़ीसा। उड़ीसा में मुझे नाम याद रखना है, गोपाल बंधु चौधरी, इन्होंने भी सॉल्ट सत्याग्रह को चालू किया गया और ये पूरी डिस्ट्रिक्ट का मैटर है। मैंने क्या बोला? ठीक है भाई, सब लोगों को क्लियर है ना? ठीक है, दोबारा समझाऊं मैं यहाँ से, डांडी वाला। मैंने कहा गांधी जी ने अपने 11 पॉइंट दिए थे। गांधी जी कहते हैं भैया वो 11 पॉइंट तुम मान लो, अगर नहीं मानोगे तो मैं तबाही मचा दूंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने माने नहीं, तो उन्होंने डांडी मार्च शुरू किया। 12 मार्च के बाद 1930 में मार्च चालू किया गया, 24 दिन का सफर, 240 मील। इन्होंने कहा कोई बात नहीं, 6 अप्रैल तक चलेगा। वहां पे गए, डांडी पे इन्होंने सॉल्ट बनाया और सॉल्ट लॉ को ब्रेक कर दिया। ठीक है, उसके बाद सत्याग्रह की बात करें, वैसे मैं तुम्हें बताऊं ये बहुत सिलेक्टेड कंटेंट है। ठीक, सत्याग्रह के अंदर अलग अलग जगह है। अगर सॉल्ट लॉ क्या होता है, उन्होंने कहा था नमक हम बनाएंगे, हम ही बेचेंगे। अंग्रेज कह रहे, हमने कहा भाई हम खुद बना खुद ही ना बेच रहे हैं, अपना ही तो नमक है। लॉ ब्रेक कर दिया, विदाउट परमिशन नमक बनाने वाला। सत्याग्रह हमने क्या बोला, तमिलनाडु वाला बहुत पूछा गया एग्जाम में, सी राजगोपालाचारी, इवन लोकेशन भी पूछी गई है, लेकिन ये बाकी नहीं पूछा गया। नाम तो याद कर लोगे, मालाबार के अंदर के केलापन, आंध्र प्रदेश के अंदर मिलिट्री स्टाइल कैंप है, उड़ीसा के अंदर गोपाल बंधु है, बस इतना। ठीक है, मैं सच बता रहा हूं, अगर किन्हीं बच्चों को ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत ज्यादा बता रहा हूं या मैं बहुत गहराई में कूद गया हूं, तो अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे ना, तो सर आप क्वेश्चन देखिए कहोगे सर यही लेवल का और उससे गहराई में पूछा जा सकता है। मैं ये भी कह रहा हूं इससे भी डीप पूछा जा सकता है। हाँ, 22 में सिर्फ धमकी दी थी कि मैं चला दूंगा सिविल डिसोबीडियंस, लेकिन वो तो उससे पहले अरेस्ट हो गए थे, चोरा चोरी वाला कांड हो गया था, तो वो वाला सीन था। ठीक है, तो वैसे तो कहानी है यार, हमें पता, हमें लगता है कि हम डीप जा रहे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। ये हम लोगों ने माइंड सेट किया हुआ है कि हमें इतना ही पढ़ना है, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी के लिए इतना ही पढ़ूंगा, इससे ज्यादा गहरा, ऐसा है नहीं। ठीक है, अगर मैं ये कह रहा हूं कि जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूं, इस टॉपिक पढ़ाने के बाद सिर्फ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा के देखो, तो आपको सारे क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूं ना वो एग्जैक्ट मिल जाएंगे, एग्जैक्ट मिलेंगे, और जो मुश्किल है वो भी। ठीक है सर, इससे तो पीसीएस भी हो जाएगा भाई, हो तो जाएगा अगर थोड़ी सी मेहनत करेंगे। पर ये कह रहा हूं कि अगर तुम लूसेंट पढ़ के उससे कंपेयर करोगे तो सिर्फ चीजें इधर उधर मिल सकती हैं। लूसेंट में चीजें सारी नहीं है, एक ही बुक के अंदर सारे सब्जेक्ट है। मैं थोड़ा डिटेल वाइज जा रहा हूं। घटना चक्कर के आप क्वेश्चन बड़े आसानी से लगा सकते हो। ठीक है, मैं इसीलिए ना बहुत ज्यादा नहीं करवाता हूं। अभी ईयर के हिसाब से तुम थोड़ा और आगे होनी चाहिए, लेकिन मैं थोड़ा आराम से चल रहा हूं। ठीक है, बिल्कुल। देखो मैं ये कह रहा हूं जितना मैं करवा रहा हूं, अगर इसके साथ आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा दोगे तो आराम से कर लोगे। ठीक है, आराम से कर लोगे। अभी मैं थोड़ा और आगे सोच रहा था, ये मैंने और ऑप्शन है, लेकिन अब मैं रुका हुआ हूं क्योंकि फिर लेवल बढ़िया है और ड्राइव पर बस इससे ज्यादा डीप नहीं जाना है, बस फिर तबाही मचनी शुरू हो जाएगी। अब वैसे मुझे चितरंजन भैया के पास जाना था, आर्मर ग्रेड, इसको मैं कल करवाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, आज के लिए बहुत है। एक बार सारे बच्चे बताओ भाई, सेशन में मजा आ रहा है ना? सेशन एग्जाम ओरिएंटेड है, ये बात आप अपने मन में डाल लो कि एग्जाम में जो आती है ये वही सारी चीजें। ठीक है, बिल्कुल भी मैं एग्जाम से ना इधर उधर बिल्कुल भी नहीं जा रहा हूँ कि वो चीजें करवा दूं जो तुम्हारे मतलब की नहीं है। सारी एग्जैक्ट वो चीजें जो मेरे एग्जाम के रिलेटेड। ठीक है, तो कोई बच्चा इसको मिस ना करे। और मैं बार बार कह रहा हूँ, ये जो नोट्स हैं ये बहुत शॉर्ट नोट्स हैं, मैंने बहुत अलग अलग चीजों से ये शॉर्ट्स निकाले हुए हैं। ठीक है, तो ये शॉर्ट्स बहुत सही है, इनको पढ़ो। इनसे ज्यादा ना मुझे पढ़ना है, ना इनसे कम पढ़ना है। ठीक है, अच्छा ठीक है। खाली इसको शॉर्ट नोट में बनाने के लिए आज थोड़ा नोट्स तुम्हें दिखा रहा था कि नोट्स ऐसे भी, कल को तुम पढ़ोगे तो थोड़ा बहुत देख लो। आज कॉल कर लो सर, चलो एक यूजर से कॉल लिया जाए। चलो यूजर से कॉल ले लिया जाता है। एक सेकंड, मुझे आवाज कैसे आएगी मेरे को माइक लगाना। हाँ जी पुतिन, आवाज आ रही है? यस सर, आपकी आवाज आ रही है सर, आवाज आ रही है आपकी आवाज। आवाज आ रही है? यस सर। कैसा लग रहा है सर पढ़ के? सब सर बहुत अच्छा लग रहा है सर। आपसे एक बात पूछनी थी सर, जैसे हाँ सर सर। मैंने आर का सर फॉर्म डाला हुआ, मैं उसकी तैयारी भी कर रहा हूँ सर। उसके हाँ लिए जी। सर किस तरह से, क्योंकि हिंदी तो सर समझ में आ रहा है कि हिंदी के 6 चैप्टर हैं सर प्रीलिम्स के लिए। सर बाकी सर जीएस कैसे तैयार करने के अच्छे से हो जाए सर? मैं जीएस जितनी करवा रहा हूँ ना सर, इसी को Yes, sir. पढ़ो। बस आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जिस एग्जाम के लिए आप तैयार कर रहे हो, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लो। जितना मैं ठीक है। करवा रहा हूँ कंप्लीट कंपाइलेशन है तुम्हारी एनसीईआरटी का, स्पेक्ट्रम का। तो अगर तुम खुद से भी बुक पढ़ोगे तो ऑलमोस्ट यही चीजें मिलेंगी। तो ये नोट जो दे रहा हूँ इसी को अच्छे से कर लो।
तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ तुम्हें ऑटोमेटिकली दिखेगा कि यार मैच हो रहा है, तो वहीं से तैयार, अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। जी थैंक यू सर। तो थोड़ा सा डाउट था एक क्वेश्चन का सर। एक क्वेश्चन है कि जब किस देश के मतलब किस यूरोपियन कंट्री ने अपने देश की कंपनी के लिए संयुक्त पूंजी लगाई थी सर? आपने बताया था 15,133 पाउंड ब्रिटिशर्स ने लगाया था, लेकिन सर ब्रिटिशर्स ऑप्शन में था ही नहीं। तो उसमें फ्रेंच था और डच थे और सर एक सर डेनिश थे और एक इसमें से कोई नहीं सर। ये 4 ऑप्शन थे सर। सर या अगर ब्रिटिश ऑप्शन में नहीं आ रहा तो आप फ्रेंच की तरफ देख सकते हैं। वैसे एक बार देखना पड़ेगा मुझे क्या है, कहीं गलत जी ना हो। जी ठीक है, फिर मैं एक बार जी सर। जी थैंक यू सर। ठीक है, ओके पुतिन जी। ठीक है भाई, हमारे पास देखो ये ऑप्शन है, काफी बढ़िया बात करने का। तो डेली ना 2 मिनट आप मेरे से बात कर सकते हो, क्लास के एंड में 2 मिनट बात कर लेंगे तो अच्छा लगेगा ना। चलो ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही। बाय, टेक केयर, मिलते हैं कल। और अब इसको कंटिन्यू करते हैं, खत्म करते हैं हिस्ट्री। ठीक, चलिए बाय बाय। अब थोड़ा रुक जाना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। याद तो रहेगा ना? चलो चलते हैं, बाय।